Hare Krishna. So in this particular lecture, we are going to start with this new topic, that is variation in the value of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity क्या है और इसमें किस किस रीजन के चलते वेरिएशन आ सकता है, ये ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है. बिफोर दैट जो भी वीडियोस देखा था उसके बेसिस पे ही वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस थिंग. एंड अगर नहीं भी देखा है तो थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट बस यूज होगा, ज्यादा नहीं. देख सकते हैं आप. ठीक है, चल देख. सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको जी से डिनोट करते हैं. आपको पता भी होगा ये चीज. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी डिनोट बाय जी. खैर देख, मान ले स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है. अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, किसी भी अगर एक पॉइंट पे, एक एनी रैंडम पॉइंट की अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, तो फोर्स कैसे करके लिखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? फोर्स लिखते हैं मास which is kept at this particular point multiplied by the gravitational field at this point. ठीक है, force at this particular point is mass which is kept at this point multiplied by the gravitational field. Gravitational field भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो फोर्स लिख रहे हैं ये दोनों का दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, अगर किसी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल पता होता है और उस पॉइंट पे अगर हम m मास रख देते हैं तो क्या मिलता है मेरे को वहां पे? किसी पॉइंट का जैसे यहाँ पे फील्ड पता है तो वहां पे मास अगर हम रख दिए तो हमको फोर्स पता पड़ेगा. अगर किसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल पता है और अगर हम वहां m मास ला के रख दे रहे हैं तो क्या मिल जाएगा मेरे को वहां पे? पोटेंशियल एनर्जी. अगर इसी पॉइंट का मैं कहता हूं यहाँ पे पोटेंशियल v है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड हैव बीन m into v, जो मास ला के रखे मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. फिर यहाँ पे हमको इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है. वी आर बॉदर्ड अबाउट द फोर्स. ठीक है, ये पहला चीज क्लियर रखना अपना. ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे सिस्टमेटिक बताया था वैसे ही आपके दिमाग में अच्छे से सेट रहना चाहिए कि किसी पॉइंट पे अगर मेरे को फील्ड पता है, फोर्स कैसे पता चलेगा? मास रख के. पोटेंशियल पता है, मास रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा. पहला चीज. दूसरा चीज, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक अर्थ बना रहा हूँ, एक अर्थ नहीं अपना ही अर्थ बना रहा हूँ, मास एम रेडियस आर. ठीक है, एंड यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m. ठीक है, उस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है आपको. एंड लेट अस से दिस इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द अर्थ. अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर रखा हुआ है ये मास m. तो उस मास पे कितना फोर्स लगेगा ये बताना है. बहुत सिंपल है, कैसे करके निकालेंगे? g m अर्थ का मास बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो बताया था अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट साइज बॉडी से विच इज केप्ट एट इट्स सेंटर. और किसी भी शेप और साइज के लिए ये वैलिड नहीं है, पर फॉर स्फेरिकल बॉडी ये वैलिड है. पूरा अर्थ को कॉन्ट्रैक्ट करके सेंटर पे रख देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस एच. तो जी m1 m2 बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर. दिस इज द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मास m. अब अगर ध्यान से देखें, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ना. जी एम बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m, f. दिस इज f. ठीक है, अच्छा, और अगर ध्यान से देखें, से फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन है इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r. अगर h बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, r का वैल्यू कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर. ठीक है, और मास ऑफ द अर्थ यू कैन टेक 6 into 10 to power 24 kg. कहीं कहीं अप्रोक्सीमेशन जब लेना पड़ता है तो रेडियस ऑफ अर्थ को दिया रहेगा 6 into 10 to power 6 मीटर. यह 6.4 into 10 to power 6 मीटर अप्रोक्सीमेशन रहेगा. जब लेना रहेगा क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा 6 into 10 का पावर 6 मीटर. नहीं मेंशन किया देन वी विल टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू ओनली. खैर, अगर h बहुत छोटा है r से तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? r प्लस एच को चुपचाप r. तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा gm बाई आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. नेग्लेक्ट किया यहाँ पे h को, वो ध्यान रखना, दिस मच. ठीक है, अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये जो चीज है कांस्टेंट है एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ प्लैनेट. दिस इज स्पेसिफिक फॉर अ प्लैनेट. हर प्लैनेट का अपना अपना हो सकता है. दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक फॉर अ प्लैनेट. ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं एक नया सिंबल दे दूं g. खैर, सिंबल देने से पहले का बात करते हैं. देखो, ये जो एक्सप्रेशन मेरा आया, लेट दिस से ये वाला एक्सप्रेशन लेट दिस बी 2. अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, सबसे पहले ये जो फोर्स है क्या ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. मास तो वेक्टर है नहीं. खैर, जो भी डायरेक्शन आएगा इसका वो हम कॉमन सेंस समझ सकते हैं, इस तरफ आएगा. और ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. 1 और 2 को सर्टेनली हम कंपेयर कर सकते हैं. व्हेन वी कंपेयर 1 and 2,
we see that the value of gravitational field is basically gm by r square. जो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ रहा है किसी भी प्लैनेट का, नॉट जस्ट फॉर अर्थ, वो कितना आ रहा है, gm by r square. दिस इज वन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर मेकिंग. पहला बात. दूसरा बात, हम जब मैकेनिक्स पढ़े थे आज तक, वहां पे हम f को क्या लिख देते थे, mg. हम जब मैकेनिक्स पढ़ते थे, जो फोर्स, जो वेट, बेसिकली जो वेट लिखते थे वो कितना लिख देते थे, mg. m क्या होता था, मास ऑफ द बॉडी, और ये g क्या लेते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 लेते थे या 10 लेते थे, जो भी, व्हाटएवर, ऐसा करके पकड़ लेते थे. अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये मास, हमने यहाँ पे हाइट को नेग्लेक्ट किया है, देखो तो gm बाई आर स्क्वायर आ रहा है चुपचाप. यही जो gm बाई आर स्क्वायर है, ये बेसिकली वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों एक ही बात है, पर ये g का वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ये इटर्नल आया है या सर्कमस्टेंशियल आया है, ये सर्कमस्टेंशियल है. क्यों? क्योंकि हमने इस हाइट को नेग्लेक्ट किया है. मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, जहां पर में पुली था या कुछ भी था, कोई एक हाइट से गिर रहा था या जो भी हो रहा था, हमने माना था कि ये सारा जो अर्थ का सरफेस पे है उसके आसपास ही हो रहा है. प्रोजेक्टाइल फेंका था यहां से 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितना ऊपर जा सकता है, ज्यादा ऊपर थोड़ी जाएगा. मान लो से फॉर एग्जांपल 40√2 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. मैक्स हाइट कितना होगा, फटाक से बताओ, मैक्स हाइट कितना होगा इस केस में, uy स्क्वायर बाई 2g. uy कितना है, इस तरफ है 40, uy स्क्वायर मतलब 1600 बाई 2g बोले तो 20. सो दिस विल कम आउट टू बी 80 मीटर. 80 मीटर के मैक्स हाइट तक जा सकता है ये प्रोजेक्टाइल, ये जो फेंका गया ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्स कहां तक जाएगा, 80 मीटर के हाइट तक. अब 80 मीटर का जो हाइट है दैट इज 0.8 मीटर, सॉरी 80 मीटर है यहां पे, और दूसरे तरफ जो अर्थ का रेडियस है दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स. क्या इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वांटिटी है. इसीलिए जब सॉल्व करते टाइम हम हाइट लिए, वो चुपचाप क्या ले लिया, u स्क्वायर बाई 2g, अज्यूमिंग दैट g इज कांस्टेंट, क्योंकि हाइट बहुत छोटा है, हाइट बहुत छोटा है, तो g का वैल्यू हमने चुपचाप रख दिया था 9.8. पर ये जो g है वो यही है gm बाई आर स्क्वायर, पर ये जो है g 9.8 जो हम रखते हैं वो सर्कमस्टेंशियल रखते हैं व्हेन द हाइट इज वेरी वेरी लेस, तो gm बाई आर स्क्वायर करते हैं. इसी gm बाई आर स्क्वायर को अगर आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, 6.67 इंटू 10⁻11 है g का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 kg बाई रेडियस का स्क्वायर, दिस इज 6400 किलोमीटर का स्क्वायर इंटू 10⁻6. इसको जब आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व क्या सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख कैसे करके सॉल्व करेंगे. दिस इज 10⁻13 एंड दिस इज 10. देख 2 2 4 और 6 10, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे था 10⁻13, वो बचेगा 10⁻3. तो दिस इज 6.67 इंटू 6 बाई 64 इंटू 64 इंटू 10⁻3. अब ध्यान से देखो कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, इसको इसे कैंसिल करते हैं. ध्यान से देखना कैलकुलेशन, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आप हिचकिचा रहे हैं करने में, इट्स अ वेरी बिग फ्लॉ. वो ढंग से करना है बिल्कुल और आना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन में कई जगह ऐसा होगा जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आ जाएगा, पर वहां पे भागना बिल्कुल नहीं है, 1% डरना भी नहीं है, और पूरा अगर आप थोड़ा घुस के देखेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन होता है. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन. कैसे करके करेंगे, देख सबसे पहले 0 पॉइंट, जब 0 पॉइंट लगाए 66 उतरा, 64 बन जा 64, अब बचा अपना 27 बचा, तो अपने को 0 लिखना पड़ेगा, फिर आएगा 270, अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा. देख ले फिर से एक बार, 0 से 0 1, 27 0 270, या अप्रोक्सीमेटली 0.104 आ रहा है ना. ठीक, फिर इसी को काट दें क्या, एक काम कर देख, यहाँ पे 0.104 इंटू 10⁻3 कितना है 104, इसको हटाओ, इसको काट लो. ठीक है, अब 64 104 से काट सकते हैं डायरेक्ट, काटते हैं, देख कितना आएगा, 64 1 जा 64, कितना बच रहा है रे 40, पॉइंट डालेंगे तो आएगा 400. नाउ 64 6 जा 400 आ रहा है ना, हाँ 64 6 जा कितना होगा, 64 6 जा इज 360 384, मतलब 160 बच रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं. हाँ
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 लिख दे रहे हैं वहां पे, तो कितना आ रहा है देख, 1.63 इंटू 6, 6 3 जा 18 1 37 3 9.78। और थोड़ा अगर डीप में चले, मतलब इसको थोड़ा और कैलकुलेशन अगर अच्छे से कर लेंगे, काटते टाइम अगर इसको 64 को 104 से जो कैंसिल आउट किया है ना, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली 9.8 आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस टाइप से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो E का वैल्यू निकला 9.78, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू ऑफ अर्थ near its surface, near its surface is basically gravitational field value of earth near its surface। क्यों, इक्वेशन से कंपेयर करके देखना, m इंटू ई टाइप से आ रहा है ना, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू ऑफ अर्थ नियर द सरफेस। क्यों, क्योंकि h को नेग्लेक्ट किया गया है। एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू विच इज 9.8 अप्रोक्सीमेटली, इसको क्या ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 9.8। ये कभी सुना है क्या, 9.8 का भी सुना है, बिल्कुल सुना होगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही वैल्यू है। तो देयरफॉर ये जो वैल्यू आता है gm/r², दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि हम जो भी g लिखेंगे नॉर्मल मैकेनिक्स में, तो ग्रेविटेशन को छोड़ के आपको g को 9.8 चुपचाप ले लेना है या 10 ले लेना है, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। बट जब आप ये स्पेसिफिक वर्ड्स देखें, अर्थ, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ऑर्बिट, जब ये सब वर्ड क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ता है, तो एट दैट मोमेंट आपको ध्यान में क्लिक करना चाहिए कि gm/r² is certainly the value of acceleration due to gravity, but gm/r² अगर ध्यान से देखो, यहां अर्थ एज्यूम करके कुछ भी नहीं किया गया, यहां से स्टार्ट किया हमने, काम यहां से चालू किया है, और यहां से जो काम चालू किया है, यहां पे कहीं भी ये एज्यूम करके नहीं किया गया कि अर्थ प्लैनेट है। इसीलिए ये जो ई आ रहा है, दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू ऑफ एनी प्लैनेट नियर इट्स सरफेस, of any planet near its surface is gm/r², उसको हम लिख सकते हैं as g, लिख सकते हैं as g। so what is g, this g is acceleration due to gravity, जो हम ये चीज बोलते हैं acceleration due to gravity, और साथ ही साथ this g is also the gravitational field value of any planet near its surface, ऊपर में नहीं, बिल्कुल सरफेस पे, gm/r²। यही gm/r² अर्थ के लिए इतना आ जाता है। नॉर्मल मैकेनिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, पर जहां पे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख के पता पड़ जाएगा आपको, उस समय आपको दिमाग में क्लिक रहिए, ये मतलब इन द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये रहना चाहिए दैट द वैल्यू ऑफ g इज gm/r²। क्यों, क्योंकि मेनी टाइम्स व्हाट विल हैपन इज यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट gm/r²। कई बार आप gm/r² देखोगे, जो टर्म देखोगे, यू कैन सब्स्टिट्यूट विद g, और g का वैल्यू कितना 10, कैलकुलेशन बचेगा। अगर gm/r² को g इंटेलिजेंटली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। देयरफॉर बी स्मार्ट एनफ, और इस चीज को याद रखना जब भी क्वेश्चन आएगा ग्रेविटेशन का। पहला चीज तो हमने बेसिकली क्या सीखा, ज्यादा कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज बस ये सीखा, gm/r² क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं आपसे, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट वेयर m इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, बेसिक उस पे। अब उस पे कुछ दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वो सब, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही बार लास्ट में कराऊंगा, एक बार मुझको देख लेना तो वीडियो सही से आ रहा है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट में एक ही साथ करेंगे, और अभी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लैनेट हुज मास इज, एक प्लैनेट है जिसका मास इज 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज अगेन 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। आप बताओ उसका जो g डैश होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, एग्जैक्टली बताना है आपको। ठीक है, second question, radius of a planet is 2 times the radius of earth, density of that planet, let us denote by rho dash, density of the planet is 2 times the density of earth, and you have to tell the value of g on that planet कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, if mass of earth is increased by, ये रहने दो, हाँ ठीक, if mass of earth is increased by 1% and radius of earth decreased by 2%,
फाइंड परसेंटेज चेंज इन जी। ये सारा क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, सॉल्व करते रहो फटाफट। चौथा क्वेश्चन, एक प्लैनेट है, हाँ एक प्लैनेट है, रेडियस है उसका आर, और जो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम है, या उस प्लैनेट का जो डेंसिटी है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर। आर मतलब रेडियली जो सेंटर से जा रहा है दूरी, दैट आर, इट इज अ फंक्शन ऑफ आर एज रो नॉट आर। You have to tell the value of acceleration due to gravity on the surface of the planet. Acceleration due to gravity on the surface of the planet. On the surface of the planet आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा। मैंने पहले बोला आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा वो पूछ रहा है। दोनों चीज में क्लैरिटी ढंग से रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे बात करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सरफेस पे ही डिफाइंड हो। कुछ देर बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ये वाले हाइट पे निकालना पड़ेगा जहां पे एच सिग्निफिकेंट होगा, एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एच इन कंपैरिजन टू आर। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऐसा नहीं कि सरफेस पे ही डिफाइन होता है, ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं काफी ज्यादा, और काफी ज्यादा नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। एसेंशियली मैं आपके माइंड में ये हैमर कर देना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट आर द सेम थिंग। यहाँ पूछा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट कितना होगा, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, और वो कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चन सर दिया, 4 क्वेश्चन है ना, ठीक है सफिशिएंट है। फटाफट इतना क्वेश्चन कर लेते हैं और बाद में ढंग का क्वेश्चन पे कर लेंगे। खैर मास ऑफ द प्लैनेट आपको इसका तो सॉल्यूशन यही कर देंगे। मास ऑफ द प्लैनेट 2 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का वैल्यू कितना होता है, g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट को क्या लिखते हैं हम, 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, gm बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा 4re स्क्वायर, ये कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो दिस इज gm बाई आर स्क्वायर। ये जो g इंटू मास ऑफ अर्थ बाई आर का स्क्वायर है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसका वैल्यू है 10 या 9.8 जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिस इज g बाई 2, बोल सकते हैं इसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा आपने लिया है उसके हिसाब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख ले। दूसरा क्वेश्चन में डेंसिटी वेरी कर रहा है और पूछा है जी ऑन दैट प्लैनेट कितना होगा। ऑफ कोर्स जब भी जी, अच्छा ठीक है, जी ऑन दैट प्लैनेट ही पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अब अगर वो नहीं चमक रहा है आपको जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर देखो, एक तो अर्थ के कंपैरिजन में दिया है, नेचुरल सा बात है आपको जी डैश किसके टर्म से बताना पड़ेगा, जी ऑफ अर्थ के टर्म्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, किसी प्लैनेट पे अगेन कैसे करके लिखेंगे, जीएम बाई आर स्क्वायर, जहां पे वो प्लैनेट का बात हो रहा है। अब ध्यान से देखो, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस पे आने से पहले एक छोटा सा चीज देख लो, हालांकि ये पहले बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो कई बार कई सारे क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा कि रेडियस 2 टाइम्स है, रेडियस 3 टाइम्स है, और डेंसिटी का जिक्र क्या हुआ रहेगा, दैट डेंसिटी इज लाइक दिस, सो यू हैव टू टेल व्हाट इज द मास, you have to tell what is the mass, like that। चुपचाप बस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वाले केस में तो खैर सिंपल है, ये वाले केस में मैं उतना लिंक नहीं कर पाऊंगा, पर कहीं आएगा तो बताता हूँ। देख, ये तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ, और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, के लिख लेते हैं उसको, और आर क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब, दैट इज 8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। समझ में आ रहा ना, जी एम ऑफ द प्लैनेट विच इज डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई को के लिख दिया, आर क्यूब को क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट का क्यूब, दैट इज 8re क्यूब। सही है, ठीक, ये हो गया जीएम, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट का होल स्क्वायर, तो अर्थ के टर्म्स में लिख सकते हैं उसको, इसका होल स्क्वायर मतलब 4re का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 4/3 पाई है, इसका क्या किया जाए, खैर उसको एज इट इज रहने देते हैं। अगर हम अपना अर्थ का बात कर ले, डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम जी ऑफ अर्थ लिखे तो क्या आएगा, जी ऑफ अर्थ लिखेंगे तो जी, मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या आएगा, अगेन 4/3 पाई, जिसको हमने के ले लिया, फॉर एग्जांपल के ले लिया, 4/3 पाई आर क्यूब, लाइक दिस, है ना। तो ये जी इंटू एम आया, जी एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। ध्यान से देख, तो जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे आर क्यूब आएगा।
क्यूब किया ना उसका, हाँ। अब एक्सप्रेशन देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, जी रो ई के, ये बेसिकली आर ई है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, आर ई बचेगा सिर्फ, तो जी रो के एट दीज थिंग्स आर कॉमन, सो बचा क्या, टू टू द, द आंसर इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑन अर्थ। ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा ढंग से करना, बस और कुछ खास नहीं था। तो ये दो क्वेश्चन काफी आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो मैं आपको एक साल से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि कहीं भी पूछ सकता है। इफ द मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1% and if the radius is decreased by 2%, find the change in the value of acceleration due to gravity। कैसे करके निकालेंगे, पहले तो मेरे को ये बताओ, what will be the approach? The approach is बिल्कुल डिट्टो जैसे एरर्स में अप्रोच रहता है हमारा, डिट्टो वैसा ही अप्रोच रहेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे? परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज चेंज किसमें निकालना है, इसमें जी में, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान से समझो, इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, और जो चेंज दिया हुआ है मास में और रेडियस में, बड़ा है कि छोटा है, जो चेंज मेंशन किया है ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, 1%, 2%, 3%, 4%, अप टू 5%, चेंजेस छोटा ही माना जाएगा। तो जब चेंजेस छोटा रहता है उस समय कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम, बिल्कुल जैसे एरर्स में पढ़ा गया था वैसे ही, एरर चैप्टर में जैसे निकालना सिखाया गया था आपको, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर, हाँ बिल्कुल उसी इन द सेम फैशन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस चेंज इन जी, क्योंकि सारा फ्रैक्शनल चेंजेस ही है। यू कैन कंसीडर देम लाइक एरर्स ओनली। मैं क्वेश्चन को रिप्लेस ही कर सकता हूँ, क्वेश्चन को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, फाइंड परसेंटेज error in the calculation of acceleration due to gravity if the percentage error in the calculation of mass is 1% and if the percentage error in the calculation of RE is 2%। डिट्टो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो वो क्वेश्चन जैसे करते ये क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही करना है आपको, कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों। कैसे करके करेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, देख डीजी बाई जी, हालांकि एक बार लिख रहा हूं बस, बोल जाता होगा तुम लोग, मे बी आई डोंट नो, डीजी बाई जी इज लॉन जी प्लस लॉन एम माइनस 2 लॉन आर। हर बार ये लिखने का जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, मैं बस लिख दिया इन केस समवन ऑफ यू मे हैव फॉरगॉटन दैट। और बाकी इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dg बाई जी। अब ध्यान से देखना, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये g कांस्टेंट हट जाएगा, बचेगा dm बाई एम माइनस 2 dr बाई आर। नाउ दिस एक्सप्रेशन इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, मैंने माइनस लगाया क्यों, ये माइनस क्यों लगाया, इसको एरर के केस में प्लस कर देते थे, अगर आपको याद होगा एरर के केस में प्लस कर देते थे, क्यों उसका भी लॉजिक है। एरर के केस में क्लियरली बताया था आपको, दो तरह का एरर होता है, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। दो एरर होता है, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। जब डेफिनेट एरर का केस होता है तो माइनस प्लस नहीं होता है, और जब इनडेफिनिट एरर का केस होता है तो माइनस प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है क्यों? डेफिनेट एरर कैसा होता है, डेफिनेट एरर के केस में आपको बता देगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को हम रिप्लेस करना चाह रहे थे किससे, मास, कि द एरर इन द मास इज 1%, एरर इन द मास इज 1%, ये डेफिनेट एरर है कि इनडेफिनिट एरर है, ये इनडेफिनिट एरर है, क्योंकि अपने को पता नहीं 1% का जो एरर आया वो ज्यादा आया या 1% कम आया ओरिजिनल वाले से। जब ये श्योरिटी नहीं है देन दैट एरर इज कॉल्ड इनडेफिनिट एरर, एंड इन दैट केस हम टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन एरर इस माइनस को प्लस कर देंगे। किस केस में, इनडेफिनिट एरर के केस में माइनस बिकम्स प्लस, बट नॉट इन द केस ऑफ डेफिनिट एरर। डेफिनिट एरर है यहां पे। इस क्वेश्चन को अगर परफेक्टली आपको इंटरप्रेट करना है इन एरर लैंग्वेज तो कैसे करके इंटरप्रेट करेंगे, देख इफ मास ऑफ द अर्थ हैज एन एरर, हैज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 1%, पॉजिटिव एरर ऑफ 1% मतलब जितना ओरिजिनल है उसे 1% ज्यादा ही बोल दिया, मतलब सपोज 100 केजी मास है, 101 केजी बोल दिया, 1% प्लस 1% का एरर है उसका। These kind of error are known as definite error। और जब भी डेफिनेट एरर रहेगा आप माइनस को प्लस बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे वो एरर खुद का चैप्टर एरर में हो या बाकी किसी भी चैप्टर में हो। क्लियर है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया है तो माइनस का माइनस छोड़ देना, पर बाकी अगर वेरिएशन बोलता है, इफ मास ऑफ द अर्थ इज वेरीड बाय 1% एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज वेरीड बाय 2%, देन इन दैट केस उसका वेरिएशन मैक्सिमाइज करने के लिए प्लस कर देते, बिकॉज दैट बिकम्स अ केस ऑफ इनडेफिनिट, तो माइनस बिकम्स प्लस, अदरवाइज यू लीव इट एज इट इज। खैर फटाक से देख वहां पे, तो डीजी बाई जी जो है वो कितना परसेंटेज चेंज पूछ रहा है क्या, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंटेज चेंज परसेंटेज परसेंटेज ऐसे करके आ जाएगा।
डीजी बाई टी का जो, खैर जी का जो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज एरर कितना आएगा, इसका कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा, 1 से बढ़ाया गया, ध्यान देना, इंक्रीज बाय 1%, तो डीएम बाई एम को +1 लिखेंगे। इस चीज को नोट करना, +1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा डेफिनेट एरर है, डीएम बाई एम पॉजिटिव होगा, इनडेफिनेट होता तो टेंशन नहीं लेते, चुपचाप जो है वो लिख देते, पर ये डेफिनेट है इसलिए वहां पे प्लस लिख रहे हैं। -2 dr by r, रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज बाय 2%, तो -2 डिक्रीज किए 2% से, तो -2 लिखेंगे, 2% है ना, तो -2 लिखेंगे यहाँ पे, तो आंसर इज +5% का इंक्रीज आएगा। डेफिनेट, ये जो डेफिनेट क्वेश्चंस के केस में हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कॉन्क्रीटली सब कुछ बता सकते हैं। इनडेफिनेट में ऐसा कुछ बता नहीं सकते, बस एरर +-5 करके लिख देते। अगर आपको ऐसा करके दिया होता रे मास ऑफ अर्थ इज मास ऑफ अर्थ +-1% लाइक दैट, अगर आपको ऐसा करके देता तो आप आंसर जो बोलते ना, अब जो आंसर बोलते हैं कि जी जो एक्चुअल जी है जो रियलिटी में आया वो क्या आएगा, जी +-5%, पर यहाँ पर डेफिनेटली वो प्लस होगा। खैर बहुत ज्यादा राम कथा, बहुत ज्यादा कहानी वानी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है फिर मैं चिल्ला रहा हूं, अभी ध्यान सुन ले फिर से, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये 1000 बार पूछ सकता है कई, कल को मैं जो आपको पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी पढ़ाए करंट इलेक्ट्रिसिटी, सपोज वहां पे रेजिस्टेंस का वेरिएशन पूछा, R = ρ L बाई ए, एल को वेरी कराएगा, ए को वेरी कराएगा, बोलेगा आर कितना परसेंटेज वेरी हुआ, छोटा अगर है तो ये मेथड फिर से यूज करना है आपको, क्लियर। फिर से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, अब रिलेशन पता होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में ये वाला रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना वेरी कर रहा है, मोमेंटम कितना वेरी करेगा पूछ सकता है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हो गया इसका, जो पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वहां पे जो लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन वो वाला सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि वो क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये जो फॉर्मूला है उसके मदद से वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो कंसेप्ट लगेगा वो किसका लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन को वेरी कर रहे थे और ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले थे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कराया नहीं कराया, पर देख जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है क्या, बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो है किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए ड्यू टू द स्फीयर, पर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, तो कैसे करेंगे, ये जो है लेट अस टेक अ शेल, क्योंकि हमको ये तो पता पड़ रहा है कि डायरेक्टली हम यहां बता नहीं सकते ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है ड्यू टू द स्फीयर, तो हम क्या करते हैं एक छोटा सा रिंग लेते हैं। रिंग क्यों ले रहे हैं छोटा सा, पतला सा, छोटा नहीं पतला सा रिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आर पे जा करके एक छोटा सा dr का एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो इस dr में तो डेंसिटी कांस्टेंट है, वो कितना होगा ρ0r, क्योंकि r पे जा रहे हैं ना, तो r पे ρ0r डेंसिटी है, इसका मास तो हम बता सकते हैं, और इस रिंग के चलते यहाँ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड बता सकते हैं। अरे एक ये रिंग नहीं शेल, एक शेल के चलते r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता था, अगर इस शेल का मास है, शेल है, शेल स्फीयर नहीं, शेल के चलते यहाँ कितना होता था ग्रेविटेशनल फील्ड, वीडियो बताया था gm/r², पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है शेल, चाहे वो शेल हो या वो स्फीयर हो, gm/r² ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस शेल के चलते हम यहाँ बता सकते हैं ना कितना, gm/r², g dm/r² इस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पॉइंट पे वो कितना होगा, g इस शेल का मास बाई r², अच्छा r क्या होगा रे, छोटा r² कि इस रेडियस ऑफ जो प्लैनेट का जो रेडियस है वो लेंगे, यहाँ पे नीचे में प्लैनेट का रेडियस लेंगे, क्योंकि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ना, gm/r² में r क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन जहां पे सेंटर ऑफ द शेल और द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द पॉइंट जहां पे आपको निकालने का है, ठीक है। खैर तो g dm/r² आया, अब बहुत सिंपल है देख, अब इस शेल के चलते यहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड आया वो किस तरफ है, इस तरफ। अच्छा अगर इससे थोड़ा सा बड़ा शेल ले लिया जाए तो उस थोड़ा सा बड़े शेल के चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इस पॉइंट वो किधर आएगा, सेंटर की तरफ ही आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। सबके चलते देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए हम चुपचाप सबको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है, सारा का सारा डायरेक्शन एक ही तरफ है, ऐड हो जाएगा चुपचाप। सो विल डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to r, देख फटक से कैसे करके कर लेंगे, तो देखिए g/r² बाहर निकल गया, और dm को क्या लिख सकते हैं, हाँ रो है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है 4πr² d², इंटीग्रेट कर लो, मेरा मुंह मत देखो, खुद से ट्राई कर लो एक बार,
जी रो नॉट 4 पाई/r² और अंदर में आया r³ r2 r का पावर 4/4, ये कट गया r², so this is g rho naught pi r², so this is the answer. अब ये आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना, भावनाओं को समझना। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लैनेट। यहाँ पे सरफेस के पास में इतना ही होगा। यहाँ अगर कोई आदमी खड़ा है, उसको m इंटू जी, वो जी का जो फीलिंग है वो जी इतना है, जी रो नॉट पाई r², ठीक है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आया था वो दिखने में कैसा लगता था, gm/r²। ये दिखने में कैसा लग रहा है, जी रो नॉट पाई r²। बताओ आंसर सही है कि गलत है? थोड़ा सा देख के बताओ मेरे को कि आंसर सही है कि गलत है, क्या डायमेंशनली सही है कि गलत है, ये आपको देख के खुद से बताना है मेरे को। अगर आप बहुत ध्यान से समझो, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? रो नॉट देखो क्या है, रो बेसिकली था रो नॉट आर, ठीक है। दोनों का डायमेंशन अगर हम कंपेयर करें तो जी तो क्या कॉमन है, पाई कांस्टेंट है, पाई का हटाओ। अच्छा, रो r², रो नॉट का जो यूनिट है वो क्या होगा, रो बाई आर। रो नॉट का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, रो बाई आर। रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाई r³ टाइप से इसका यूनिट है, और 1/r साथ में आ गया, तो इसका जो डायमेंशन है इट इज समवॉट लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई r²। अगर बहुत ध्यान से देखो, ये r का पावर 4 है और यहाँ पे r² है, सो दिस इज r²। so m/r² का डायमेंशन है जो इसका है, therefore dimensionally it is quite matching, therefore the answer has to be correct dimensionally। so ऐसा ग्रेविटेशन का क्वेश्चंस में डायमेंशंस का करेक्टनेस देख करके भी आप काफी कुछ कर सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट भी होते हैं। तो ये था बेसिक डिस्कशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या सीखा, जी ऑफ अ प्लैनेट इज gm/r², और 3 वैरायटी के क्वेश्चंस किए। पहला जहां मास और रेडियस वेरी करा लेते हैं और पूछते हैं जी बताओ कितना होगा इन कंपैरिजन टू जी ऑन अर्थ, पहला। दूसरा परसेंटेज वाइज क्वेश्चन दे सकता है आपको, और तीसरा क्या दे सकता है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरी भी करा ले तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए, कंसेप्चुअली क्लैरिटी रहना चाहिए क्या, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लैनेट पे हम बोलते हैं वो बेसिकली है क्या। पिछला चैप्टर से जो लिंक थे ना ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वही है उस प्लैनेट का। और हाँ, अर्थ के लिए जब gm/r² निकालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एच को नेग्लेक्ट करके जब करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ जाता है gm/r²। उसमें अगर वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करना आना चाहिए, कैलकुलेशन ढंग का होना चाहिए, तो आपका आ जाएगा आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना कुछ हमने सीखा यहाँ पे, पहला पार्ट। दूसरा चीज, अगर हम उस हाइट को नेग्लेक्ट ना करें तो, नेग्लेक्ट कर दिए तब तो gm/r² आ जा रहा है, पर अगर उसको नेग्लेक्ट ना करें तो देखते हैं क्या होगा। तो जो मेन फंडा है ग्रेविटेशन का, जहां जी को वेरी कराते हैं, अभी तो जी को कांस्टेंट रखे थे 9.8 जो पढ़े हैं अभी तक हम वही रखे थे, अगर हमको वेरी कराना है तो देख, जो फील्ड का वैल्यू आया g' वो क्या आएगा। खैर हम तो पहले फोर्स से स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, जो फोर्स आ रहा था, पहले फिगर बना देता हूं ऐसा करके, सपोज h हाइट पे है, ये मास ऑफ द अर्थ है और इसका रेडियस है से फॉर एग्जांपल r, यहाँ पे है m, ठीक है। h हाइट के ऊपर लोकेटेड है। फोर्स कितना लिखते हैं, gmm बाई, सो मत ध्यान से देखना, बोलते रहना, gmm बाई फोर्स को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, इस मास और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेंगे या मास और अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस लेंगे, gmm बाई r² में ये डिस्टेंस लेंगे पूरा, r प्लस h का होल स्क्वायर, तो gmm/r², फोर्स आ गया। अच्छा, अब इसमें h इज सिग्निफिकेंट या कंपेरेबल टू r, ये फॉर एग्जांपल r/3, r/4, r/5, r/6, जो भी कंपेरेबल है, दिख रहा है आपको, उधर भी r इधर भी r, तो फिर क्या करेंगे, तो भी हमको करना क्या होता है कि इसको g के टर्म्स में लिखना होता है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके टर्म्स में लिखेंगे अगर, अपने को देखने में बढ़िया लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। कैसे करते हैं और क्या करते हैं देख, यहां पर मैं सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं, इस f को क्या लिख देते हैं, mg'। g' क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, g', या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या नाम दे देते हैं, g', ठीक है। g क्या है, सरफेस पे, ठीक है।
अपन GM बाई आर, यहाँ पे आर कॉमन ले लेते हैं। देख अगर यहाँ पे आर को बाहर निकालो ब्रैकेट के, तुम लोग को पता नहीं पता है कि नहीं, मैं इनिशियली धीरे धीरे करके दिखा दे रहा हूं। देख आर कॉमन ले ले, ऐसे करके लिखेंगे क्या, जबरदस्ती का आर इसमें से कॉमन ले लिया, शॉर्टकट क्लियर है ना, शॉर्टकट नहीं करना है, पूरा ढंग से दिखा रहे हैं, एक बार ऐसे पूरा दिखाऊंगा ढंग से। आर तो पूरा बाहर निकाल लिया, ऐसे करके लिख सकते हैं, देख लो एक बार, ये है आर प्लस एच उसका होल स्क्वायर नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ एम एम कैंसिल कर सकते हैं, इसको बिल्कुल उस टाइप से लिखे थे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी टाइप से। ये जो जी डैश आ रहा है, देखिए आर स्क्वायर बाहर निकला और ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर अंदर फंसा, दिस इज जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। Now, in order to compare, I can certainly say that this g dash equal to gm by r square is g, where g is the acceleration due to gravity on the surface of earth. ये अर्थ के लिए बात कर रहे हैं फिलहाल। हालांकि अगर आप ध्यान से समझो तो ये अर्थ के लिए ही नहीं है, ये किसी भी प्लैनेट के लिए, कोई भी मेंशन नहीं किया अर्थ का हमने, तो ये मत समझना कि ये अर्थ के लिए ही है। कोई भी प्लैनेट दे दे, हाइट एच पे आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, आपसे बोले हाइट एच पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगा, ऐसे ही वेरी करेगा जैसे सीखने वाले हैं अर्थ के लिए, जैसे अर्थ के लिए सीखने वाले हैं वैसे बाकी प्लैनेट्स के लिए भी वेरी करेगा, क्योंकि प्रोसेस में कहीं अर्थ स्पेसिफिक कुछ भी यूज नहीं किया गया, तो कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। इसलिए दिमाग में क्या घुसाना, ग्रेविटेशन में बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आसान आता है, अगर आपका कंसेप्चुअल पूरा अच्छे से क्लैरिटी है तो आसानी से हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये अर्थ स्पेसिफिक नहीं है, एनी प्लैनेट स्पेसिफिक है। क्या जीएम बाई आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लिया जी से, नीचे आया 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। नाउ जी ऐसा करके आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला को ऐसे करके डब्बा में डाल के 5 स्टार लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अच्छे से रट लो, पहले तो 10 सेकंड उसको रट्टा मार लो अच्छे से, क्योंकि अगर आप इसको रटेंगे नहीं अभी तो मैं इसके बाद एक और फॉर्मूला कराऊंगा जो शायद आपने देखा होगा किताबों में, और उसके बाद जब न्यूमेरिकल कराने जाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा, ये पीपल आर इंटेलिजेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक बार ढंग से देख लो, दिमाग में सेट कर लो। जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि एच के साथ कैसे वेरी करेगा, अगर एच सिग्निफिकेंट है, एच नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच इज जी डैश एंड दैट इज जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। एच कहां से लिए हैं, सेंटर से लिए कि सरफेस से लिए, एच को सरफेस से लिए, इस चीज का ध्यान रखना, एच को सेंटर से नहीं लिया गया है, अर्थ का सरफेस से लिया गया है। खैर, फॉर्मूला अगर हटा गया आपको, जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, लेट अस से अगेन इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू आर, नॉट नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल ही हो जाता तब तो जी के बराबर हो जाएगा, नॉट मतलब हाँ, मतलब इतना भी छोटा नहीं कि नेग्लेक्ट ही कर दें, नेग्लेजिबल का आई डोंट नो व्हाट इज स्पेलिंग, व्हाटएवर। अगर एच बहुत ही छोटा हो गया तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे, इतना भी छोटा नहीं कि नेग्लेक्ट ही कर दें, तो क्या कर सकते हैं, देख जी डैश को क्या लिख दें, जी 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2, आपने इसके बारे में सुना होगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाकी जी डैश का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जी 1 माइनस 2 एच बाई आर, इसको भी डालो और 4 स्टार मार, 5 जितना स्टार मारना है मार लो। ये दो फॉर्मूला है आपके सामने, ये दो फॉर्मूला है आपके सामने। पहला फॉर्मूला ये जो आपको याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, दूसरा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत खास नहीं, यहीं से फटक से आ जाता है, मेन आपको ये तो याद रखना है, हालांकि दोनों ही याद रखना है आपको, उसमें डाउट का बात नहीं है। जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर, ठीक है, मैं पहले लिख दे रहा हूं और उसके बाद कथा सुनाऊंगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला, फॉर्मूला 1 कब लगाएंगे, ध्यान से देख लो, फॉर्मूला 1 इज एप्लीकेबल इफ हाइट is less than or equal to 10% ऑफ आर। वो आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। हम यहाँ पे अर्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं, दिमाग में वैसे याद रखना कि जो प्रोसेस है हर प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं अर्थ स्पेसिफिक कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट सेटल तो हो जाए कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में। तो फॉर्मूला 1 इज एप्लीकेबल, फॉर्मूला 1 इज एप्लीकेबल कब, व्हेन द हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल दे r/5 पे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, अच्छा सॉरी, कौन सा फॉर्मूला, सॉरी,
ये गड़बड़ा गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला चीज ये लिख लो, ये फॉर्मूला 1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल। इसमें तो कोई भी हमने अप्रोक्सीमेशन मारा ही नहीं ना। फॉर्मूला 1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल। क्यों हमेशा एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला 1 में हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन मारा ही नहीं, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है ना। इस फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेशन मारा गया है तो इसका वैलिडिटी है, पर इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड फॉर दिस, इसके लिए है कुछ वैलिडिटी, वो बताएंगे। तो फॉर्मूला 1 हमेशा ही लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पर कभी कभी क्यों नहीं लगाते? कैलकुलेशन बहुत गंदा जा सकता है, इसलिए नहीं यूज करते। कब यूज नहीं करते? दूसरा, फॉर्मूला 1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल। दूसरा जो कंडीशन, आपको ये सब बस समझते रहो, मैं बस बताते जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो और सेटल हो जाएगा। पहला चीज, फॉर्मूला 1 हमेशा यूज कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? इफ फॉर्मूला 2 इज एप्लीकेबल इफ, पहला जो h है दैट शुड बी, कैसे करके लिखो, 10% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हाइट जो है 10% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, हालांकि इसका कोई, ये एक क्या बोले, इट्स अ ग्रे जोन। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्क्रीट डिफाइंड नहीं है, इट्स अ ग्रे जोन। ग्रे जोन का मतलब समझ लेना, हालांकि ग्रे जोन हटाओ, इतना टेक्निकल वर्ड लिखने से समझ में नहीं आएगा, लिखो नॉट कॉन्क्रीटली डिफाइंड। ये कॉन्क्रीटली ऐसा कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि आप इतने तक ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब इतना, ये सपोज अर्थ का सरफेस है, ऐसा कोई बहुत ही स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है जहां तक आप फॉर्मूला 2 यूज करो और उसके ऊपर फॉर्मूला 1 यूज करो। अरे ये अप्रोक्सीमेशन वाला है ना, हाइट को छोटा मानते हुए ये लिखा गया है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, बहुत कॉन्क्रीट कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि आप इस स्पेसिफिक हाइट तक ये यूज करो और अगर उसके ऊपर चला गया तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि उतना छोटा नहीं है आर के कंपैरिजन में, तो ये वाला यूज करो आप। ऐसा कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है, पर हाँ दिमाग में सेटल रखने के लिए हमेशा ऐसा स्पेसिफाई करते हैं कि अगर जो हाइट है 10% ऑफ आरई, मतलब 10% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से अगर छोटा है, मतलब रेंज में है, 10% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से अगर छोटा है, इस रेंज में है, तो हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर। डायरेक्ट शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये सब एग्जांपल है, ये सब मैं मिटा दूंगा हालांकि। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला कि एट अ हाइट ऑफ r/20, एट हाइट ऑफ r/20 जी का वैल्यू कितना होगा? एक काम करो, उसको हटाओ, वो और कंफ्यूजिंग है। r/20 में एक्चुअली वही ले लेंगे हम, ठीक है? तो ये सब में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बस ऐसे याद रखो कि 10% से अगर कम दिया, लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, वरना वो फॉर्मूला तो हमेशा हमको लगा ही सकते हैं। दूसरा, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? अगर, हाँ इसका यही एक है बस, जो मेरा जी डैश है, इफ जी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% ऑफ जी, ये दो कंडीशन में हमेशा आप ये लगा सकते हैं। क्यों? देख, यहां से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू तो घटता ही है, तो श्योर है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। एक स्पेसिफिक रेंज के बियॉन्ड जब जी और घट जाएगा, कितना घट जाएगा? जब 90% ऑफ जी से भी घट जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन नॉट कॉन्क्रीटली डिफाइंड, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं। हालांकि जेई में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा गया, नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा गया जहां पे एम्बिग्यूटी आएगा, कोई भी एम्बिग्यूटी का स्कोप नहीं रहता। क्यों? ध्यान से सुने, पहले ये दो चीज सेटल कर लो दिमाग में कि अगर मेरा हाइट 10% आरई से छोटा है, मतलब आरई/10, आरई/10 से अगर छोटा है, तो 10% ऑफ आरई का क्या मतलब है? आरई/10 अगर इसे छोटा है हाइट, आरई/10 का क्या मतलब होता है? बहुत टेक्निकली समझे तो 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर या आरई/10, इससे अगर छोटा है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इसमें और इसमें, ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं आएगा, आप करके देखना। देखते हैं, देख सपोज मैं पुट करता हूँ आरई/10 का वैल्यू, यहाँ पे आरई/10 पुट करो तो जी डैश कितना आएगा? g/h के बदले पुट कर रहे हैं अपने आरई/10, तो ये आएगा 1/10 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 100g/121, ये आ रहा है फॉर्मूला 1 से। ये वाले फॉर्मूला से क्या आ रहा है? ये वाले फॉर्मूला से देख क्या आ रहा है?
क्या पुट करना है, R/10, 10% पुट करना है मेरे को। तो G इंटू 1 माइनस 2H/R, H का वैल्यू लिया है R/10 इंटू R, ये क्या आ रहा है देखो तो, दिस इज 4G/5 सेकेंड। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ये दोनों काफी पास पास में, 100G/121, 4G/5 काफी पास पास में। अगर ये 125 होता तो ये 4G/5 ही था, एग्जैक्टली 4G/5 ही था, पर ये 121 है, ज्यादा अंतर नहीं है, 10% के रेंज तक। मतलब अगर इससे बड़ा हो वैल्यू, R/10 से बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर R/2 हो जाए, R/3 हो जाए, R/6 हो जाए, तो कभी भी ये फॉर्मूला का यूज नहीं लेना, लेना ही नहीं है फॉर्मूला का यूज, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कब कब इसका यूज लेना है, गारंटीड, वो बताऊंगा अभी। 5 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूला का गारंटीड यूज कब लेना है, और इसका कब कब यूज लेना है, पहले तो ये बता दे रहा हूँ। 10% से अगर आपको जी का वैल्यू दिख रहा है, सॉरी 90% से अगर जी का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा ऊपर नहीं गए हम, ऊपर जाएंगे तो घटता है ना रे जी, तो अगर 90% जी से ज्यादा है, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं गए, तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। या फिर अगर 10% ऑफ आर, मतलब 640 किलोमीटर या R/10 से अगर कम है हाइट पे, तो भी इस फॉर्मूला का यूज हम ले सकते हैं। पहला चीज तो अब देख लो ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। अगर अब मान लो अब कब गलती कर देंगे, अगर आप आंख बंद करके ये लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल ढंग से देखना इंपॉर्टेंट है। सपोज R/2 पे कोई बच्चा यहां पे मार दे, दूसरे फॉर्मूला से अगर G डैश निकालो एट R/2, ये फंक्शन छोड़ो, फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, R/2 पे अगर इसका वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, G इंटू 1 माइनस 2 H के बदले R/2 और यहाँ पे एक R, 1 माइनस 2H, यह H/R कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आएगा 0। इसका मतलब R/2 पे सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आना चाहिए 0। और अगर आप R/2 से भी आगे चले गए ना, अगर आप R लिख दिए यहाँ पे, तो G डैश नेगेटिव ही आ जाएगा। ऐसा आपको क्या लगता है कि अगर सपोज ये अर्थ है, ये आरी है, अगर आरी के हाइट पे और चले गए हम, दिस इज आरी, ये तो आरी है ही, यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा क्या, उसका क्या मतलब है, ढकेल देगा क्या उसको, ऐसे तो अट्रैक्ट ही करता है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं यदि, तो जी नेगेटिव आ जाएगा ना यार, अगर आर का वैल्यू बड़ा, मतलब अगर हम एच का वैल्यू आर से बड़ा कर दें तो नेगेटिव आ जाएगा, देखो। अरे समझ में ठीक ही बोल रहा हूँ ना मैं, आप अगर R/2 से ही बड़ा करोगे तो वो नेगेटिव चला जाएगा, आप अगर इसको h को R/2 से ही बड़ा कर दोगे तो वो नेगेटिव चला जाएगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन छोटे h के लिए ही वैलिड होता है। खैर हम तो एक चीज देख लेते हैं, अगर यहाँ पे पुट करेंगे h को R/2 तो क्या आएगा, देख वहां पे G डैश इक्वल टू G बाई 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर है, ये ना, देख तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 3/2 9, 4 ऊपर 4G/9 आ रहा है, और यहां से आ रहा था 0। तो हमको समझना है कि जब मैंने R/2 लिखा, H को जब R/2 लिखा, ये हाइट इज बेसिकली 50% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। कैसे पता चला, जो भी हाइट दिया हो R/2 फटाक से 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 50, मतलब 50% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है वो। आपको अगर हाइट दिया हुआ है भैया R/5, समझ में आ रहा है, R/5 तो कितना परसेंट है रेडियस ऑफ अर्थ के, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 20% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, देख 20% ऑफ RE, इसका मतलब 20/100 इंटू RE, दैट इज RE/5। तो आप बिल्कुल मत सोचना कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि जो रेडियस का वैल्यू घुमा फिरा के जो हाइट का वैल्यू घुमा फिरा के दिया, अगर 10% से छोटा है, फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप अगर 10% से छोटा लोगे तो ये जो गैप है वो और कम होते जाएगा, सेफली यूज कर सकते हैं। और अगर 10% से ज्यादा हो गया तो आप देखो 50% अगर चेंज कर दिए, R/2 कर दिए, रेडियस ऑफ अर्थ का 50% का चेंज लाए, उस समय तो देखिए 0 ही हो जा रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। देयरफॉर बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला, पहला चीज। दूसरा चीज, ये फॉर्मूला कब यूज लेना है, बहुत आसान है, देख यहाँ पे जगह है, ये फॉर्मूला का यूज कब लेना है वो तो बहुत आसान है, आप देखते ही समझ जाएंगे। देखो अगर मैं आपको कहूं
ये मतलब गारंटीड, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने पहले कहा इट इज नॉट कॉन्क्रीटली डिफाइंड, जेई में कहीं भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, ये यूज लो या ये यूज लो, बच्चे के दिमाग पर डिपेंड करेगा, ध्यान से देखना। ये दूसरा पॉइंट लिखा दिया। तीसरा पॉइंट, इफ H इज गिवन इन टर्म्स ऑफ R, अगर आपको H R के टर्म्स में दे दे, देन ऑलवेज यूज 1, हमेशा 1 ही यूज कर लो। क्यों? कैलकुलेशन में कोई झमेला होने वाला है ही नहीं। और जब R के टर्म्स में दे ही दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये R और ये R, तो फटाक से G डैश निकाल सकते हैं। कितना भी गंदा डेटा दे दे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में। सपोज G डैश इक्वल, सपोज मैंने कहा H का वैल्यू आप ले लो R/25, हालांकि बहुत छोटा है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। R/25 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? 4, मतलब 4% है, 10% से काफी छोटा है, 4% ही आया। मतलब हाइट जो है वो रेडियस से जस्ट 4% ही ऊपर गए हैं, काफी छोटा R/25। फिर भी क्योंकि R के टर्म्स में दिया है, वी कैन यूज दैट वन, ज्यादा उसमें झमेला नहीं आएगा। G/1 प्लस H/R कितना आएगा? इसका होल स्क्वायर आएगा, दैट इज वॉट एवर 625/26 का होल स्क्वायर। अगर वेरी वेरी आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो इतना आ रहा है 625G/26 का होल स्क्वायर। बहुत प्रॉपर, बिल्कुल एक्यूरेट अगर आंसर चाहिए, दिस इज आंसर। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में ये नहीं दिख रहा है, आपको आराम से दिख जाएगा डिनोमिनेटर, आपको जो न्यूमरेटर है 625, 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखेगा ही। ये 4 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा ना ये 625 है कि नहीं। अगर 625 दिख रहा है तो 26 का स्क्वायर चेक कर लेना कितना होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू सॉल्व। और अगर नहीं दिख रहा है 625, तब चेक करना कि क्या ये 10% से छोटा है तो ये यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे देख, G इंटू 1 माइनस 2H/R, 1 माइनस 2H/R, तो दिस इज G 23/25। खटाक से आंसर आ गया देख, 25 माइनस 2 23/25, सिंपल डायरेक्ट। इसीलिए इसमें कोई झमेला ही नहीं है, आर का जो वैल्यू दिया आराम से कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं। पर इसमें थोड़ा सा झमेला होता है ये वाले में, पर इसलिए दोनों मेथड यूज कर रहे हैं ना। अगर आपको आर के टर्म्स में दिया है, से फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, मैं आपको दिखाया कि दोनों मेथड से कैसे कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी रहना चाहिए। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है ये वाले से, मैं हमेशा ये वाला यूज करूँ क्योंकि अगर आर के टर्म्स में दिया है इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज दिस। पर अगर आंसर मैच नहीं कर रहा, फटाक से चेक कर लेंगे ये वाला मेथड से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। और अगर हाँ ऐसा करके दे दिया, सपोज आपको दिया h का वैल्यू टेक इट R/5, क्या कर लेंगे? R/5, R के टर्म्स में दिख रहा है ना आपको, आप पहले ये वाला यूज कर लो। हालांकि इसके R के टर्म्स में दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो पता पड़ेगा 20% ऑफ R है। H इज हाइट इज 20% ऑफ R। मैं ये फॉर्मूला यूज तब कर सकता था व्हेन द हाइट इज एट मोस्ट 10% ऑफ R, बट दिस हाइट इज 20% ऑफ R। 100% ये तो यूज ही नहीं कर सकता, ये यूज करना पड़ जाएगा गारंटीड। तो आराम से बिंदास यूज कर सकते हैं। G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर 25G/36, सिंपल, टेंशन ही नहीं है फिर। इसलिए जब भी आपको R के टर्म्स में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, पता कर लो कि क्या वो जो हाइट है 10% ऑफ R से बड़ा है। अगर 10% ऑफ R से बड़ा है तो अगर R के टर्म्स में दिया है, अगर R के टर्म्स में दिया तब तो गारंटीड यही मारना, कोई डाउट ही नहीं। और अगर R के टर्म्स में दिया है पर 10% से छोटा है, कैलकुलेशन अगर लेंदी जा रहा है, तो ये यूज कर सकते हैं। वो ऑप्शन बताएगा आपको क्या यूज करना है। क्लियर है ना? बिल्कुल। और ये तो पहला पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ध्यान से देखिए, ये वाला कब यूज करना है। कभी कभी आपको जी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कितने हाइट पे जी इतना हो गया। दो तरीके से पूछ सकता है ये क्वेश्चन, या तो आपको बोलेगा इतना हाइट पे जी का वैल्यू बताओ, या फिर बोलेगा कितने हाइट पे जी का ये वैल्यू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर इफ जी डैश इज अ परफेक्ट स्क्वायर,
इफ जी डैश, क्योंकि ये फॉर्मूला में क्या है, अब थोड़ा लॉजिकली समझो, हम ये फॉर्मूला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये अप्रोक्सीमेशन है। आपको अगर ऑप्शन में एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दिया, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, नो वेरिएशन, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। सी ऑप्शन जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। चौथा ऑप्शन जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। ये टिक मार के मत जाना, गलती हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट हाउ विल जी वेरी विथ हाइट, तो आपको आंसर ये देना है, तो आंसर ये देना है। आपके दिमाग में सेटल्ड ये रहना चाहिए कि ये इटरनल, ये सत्य है, कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया। देयरफॉर जहां पॉसिबल हो हम ये यूज करेंगे। हाँ, कैलकुलेशन लेंथी चला जा रहा है, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, सर्टेनली वी विल यूज दिस वन, क्योंकि कैलकुलेशन फटाक से हो जाता है। 1 सेकंड में, 10 सेकंड का बात है कैलकुलेशन करने में, कोई टाइम नहीं लगता, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस बताएगा आपको। लेकिन कहां कहां पे ये यूज कर सकते हैं वो देख। अगर जी डैश एक परफेक्ट स्क्वायर है, मैं बताता हूं कैसे। इफ जी डैश इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन यूज 1, देन यूज फॉर्मूला 1। तो फॉर्मूला 1 कब कब यूज करेंगे हम लोग, अगर आपको एच आर के टर्म्स में दिया हुआ है तब यूज कर लो, या फिर अगर वो देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला एट व्हाट हाइट acceleration due to gravity becomes 4g/9। भाई साहब 4g/9, 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है। कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, वहां पुट करेंगे, यहां पुट कर लेंगे ना। यहां क्यों पुट करेंगे, देख, जब 4g/9 पुट करेंगे, दिस इज g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। क्या फायदा है कि जी कट जा रहा है और दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बचेगा 2/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें अगर, तो आएगा 2 into 1 plus h/r is equals to 3. This implies h/r is equals to equal to 3/2 minus 1, that is 1/2, so h is r/2। ध्यान से देख, h का वैल्यू आया r/2। तो सिंपल से हो गया ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं करना पड़ा। हालांकि वहां मारते, अगर देख लो वहां मार के देखो, चलो वहां पे मारना ही नहीं है अपने को, मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं मारना। अगर आपको, हालांकि मैंने ये पॉइंट लिखा है था 90% ऑफ जी से बड़ा है ये, कहां पे चेंज जो लिया है ना 4g/9, ये काफी बड़ा चेंज है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देख, 44%। जो जी है वो 44% ऑफ ओरिजिनल जी है, मतलब जो काफी वेरी कर गया है ग्रेविटी। आप 90% ऑफ जी तक ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये तो 44% ऑफ जी बचा, कितना, ये जो 4g/9 है, दिस इज, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो जी में काफी चेंज आ चुका है, 44% ऑफ जी काफी चेंज आ चुका है। आप 90% अगर रहता है ना, 90%, 91%, 92%, 95%, अरे 80% पकड़ लो चलो। अगेन आई एम सेइंग दीस आर नॉट कॉन्क्रीटली डिफाइंड। अगर आप ये 80% क्यों बोल रहा हूं, मैं इसका लॉजिक देता हूं आपको। देख, पहले 1 मिनट, पहले ये आने से पहले ये देखो, ये वाला क्लियर हुआ ना। जब भी मेरे को जी परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है ये जी, और बोला कितने हाइट पे ऐसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, हमेशा ये यूज करेंगे कि हमको क्या देगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। हमेशा ये क्यों यूज करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको बोला, सिंपल, अगर आपको बोला कितने हाइट पे जो जी डैश है वो हो जाएगा 25g/36, क्या यूज करेंगे, ये यूज कर लेंगे। सिंपल, कैलकुलेशन मैं कर नहीं रहा, करके अपना कर लेना, बस स्क्वायर रूट लेना, कर ही देता हूँ। देख क्या आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 25 बाई, ये स्क्वायर रूट भी अगर ले लें और उस तरफ हम भेज दें, पाई पूरा इधर भेज दो, 1 प्लस h/r क्या आ जाएगा, 6/5। इसका मतलब h का वैल्यू कितना आएगा, देख, r/5, इसका वैल्यू आएगा r/5। तो इसीलिए जब भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो क्या यूज कर लेना चाहिए हमको, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि काफी आसानी से हो जाता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया तो दिमाग में ये वाला आइडिया जरूर आना चाहिए। पर साथ ही साथ ये भी देख लेना कि जो जी डैश का वैल्यू दिया है वो 90% ऑफ जी से
90 नहीं, 80% ऑफ जी से बड़ा होना चाहिए। 80% क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। 80% क्यों बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या लॉजिक है देखो। 80% का क्या लॉजिक है, अगर h है r/10, 10% तक हम लोग ये यूज कर सकते थे, बताया था ना। 10% तक मैं करके दिखाया, वैल्यू वाइज ज्यादा चेंज नहीं आता। 10% से अगर ये करेंगे तो कितना आता है, 4g/5, और ये करेंगे तो क्या आ रहा था, 100/121g आ रहा था, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था। अगर मैं बोलूं आपको h इज r/10, तो g कितना आ रहा था रे, ओरिजिनल एक्सप्रेशन से देख कितना आ रहा था r/10 लेने से, 100g/121। अप्रोक्सीमेटली अगर ध्यान से देखें 4/5 अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ जी आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली, मैं अगेन नथिंग इज कॉन्क्रीटली डिफाइंड इन दिस, इसलिए कुछ ठोक के बोल ही नहीं सकते इसमें। अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 80% ऑफ जी के बराबर आ रहा है ये, r/10 पुट करने से। तो r/10 पुट करने से तो ये फॉर्मूला से भी 80% ऑफ जी ही आ रहा था ना, आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जब r/10 पुट कर रहे थे तो 80% ऑफ जी तो वहां से भी आ जा रहा था। इसका मतलब अगर 80% ऑफ जी से ज्यादा है जी का वैल्यू एट अ पॉइंट, यहां पे आपको दिया 19g/20, फाइंड हाइट, क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉजिकली देखो और सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले देख, क्या ये 80% से ज्यादा है, काफी ज्यादा 80% से। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 25 जा 5 × 19, ये जी का 95% है। 100% ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और यूज करेंगे भी। क्यों, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि काफी आसानी से ये हो जाए। अगर यहाँ पे पुट कर दिया ना बेटा 19g/20 और फिर सॉल्व करने गए, रूट अंडर 19g/20 आ जाएगा, तो करने में काफी प्रॉब्लम होगा। जबकि वहां पुट करेंगे फटाक से तो आंसर आ जाएगा। देख g डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r, कितना हाइट पे आ जाएगा, r/40, सिंपल। तो आपको ढंग से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए सारा। अगर 80% है, 80% ये कर दिया, मैं चेंज कर दिया। हाँ, अगर जी डैश का वैल्यू 80% से ज्यादा है, मतलब ज्यादा हाइट तक गए नहीं, जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे ना, जिस पॉइंट पे 80, एक तो यहाँ पे जी का वैल्यू 100%, जी का वैल्यू जी, फिर 95%, 90%, 85%, 80%, ज्यादा हाइट पे आ गया, और हाइट जाएंगे तो फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए अगर आपको दिख रहा है जी का वैल्यू जो दिया हुआ है 80% से अगर ज्यादा दिया हुआ है, मतलब इसके नीचे ही है, तो ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। अगर जी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ध्यान रखने का, तो ब्रह्मास्त्र है। दीज टू आर द मेन वेपन्स। अगर आपको आर के टर्म्स में दिया, यूज मार के देख लेना एक बार, और अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया तो यही मार लेना, तब तो ये यूज करना ही नहीं, करना ही नहीं है, क्योंकि उससे परफेक्ट आंसर आ रहा है। नहीं दिया है और हमको दिख रहा है 80% ऑफ जी से ज्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, तो ये यूज करेंगे बिंदास, कोई टेंशन नहीं। दूसरा चीज, अगर r/10 से छोटा है तो बिंदास ये यूज कर सकते हैं। अगर r के टर्म्स में नहीं दिया है तो मतलब 640 किलोमीटर से कम है, तो 10% ऑफ r का मतलब 640 किलोमीटर बताया ना, उससे अगर कम दिया हुआ है, डेटा वेटा वैसा दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसका। जहां तक हो सके वो पॉसिबल हम यूज में लेंगे। खैर, अगर आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ढंग से है तो बाकी इसमें कुछ ऐसा सिंपल सिंपल मैं एग्जांपल में कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दिया, बाकी और कुछ कुछ क्वेश्चन बताता हूं, देखो तो। हाँ, एक क्वेश्चन 2019 में ही आया है, 2019 काफी रिसेंट में क्वेश्चन आया है। एट व्हाट हाइट जी बिकम्स 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हंसो मत, सही में आया है। अगर हंसी आ रहा है तो हंसना नहीं, वो सही में पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ था, और पूछा था कि जी बिकम्स 4.9 कितने हाइट पे, ये पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है। क्या करके करेंगे, सबसे पहले देखो कितना का चेंज हो गया, 50% का चेंज हो गया ना, 50% का चेंज हो गया। हालांकि 4.9 तो बहुत सुंदर है, g/2 हो गया। जब g/2 हो गया
तो कौन सा फॉर्मूला का यूज लेंगे? ये वाला फॉर्मूला का यूज लेंगे या ये वाला? कौन सा फॉर्मूला का यूज लेंगे, सोच के बताओ। ये वाला। बेटा 50% ऑफ जी हो गया, 90% से बहुत कम है वो, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे जा चुका है वो। उतना हाइट 50% जी बाई टू, 50% ऑफ जी, मैंने कहा था 90% ऑफ जी से अगर ज्यादा है तभी ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, वरना यूज ले लो ही मत। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी जाए, ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा आपका, और जो बच्चा इसे कैलकुलेट करके निकालेगा 100% गलती निकालेगा। पता नहीं आंसर कितना आ रहा है इसका, इसका आंसर कितना आएगा एक बार देखो तो। हाफ आ रहा है ना इधर, 2h/r इक्वल टू हाफ, 1 - 1/2, सही है। यहाँ से h का वैल्यू कितना आ रहा है, r/4। भाई साहब ये भी ऑप्शन दिया होगा 4 ऑप्शन ए बी सी डी में, और जो ये मार के गलत मार के होगा। हालांकि आंसर कितना आ रहा है देखते हैं, 1 + h/r इक्वल टू √2, उधर जाएगा तो -1 जाएगा 0.41। अब जो आंसर दिया था ना एक्चुअली, वो r का वैल्यू मोस्टली, हाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं करने, वो आपको डेटा दिया हुआ था एक्चुअली, ABCD करके दिया हुआ था, तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, पर करना ये था, प्रोसीजर ये है। अब 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 × 10⁶ होता ना मीटर वाइज, 0.4 मल्टीप्लाई करना था, ये था आंसर। ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ था, प्रिसाइजली बता रहा हूं आपको। अगर आप ये निकालेंगे, ये भी 4 ऑप्शन में से एक था, पर वो गलत होगा। इसीलिए ध्यान रखना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ये 2019 का क्वेश्चन है, और रिसेंट के ईयर्स में ग्रेविटेशन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। क्या दिया था अपना, एक्सेलरेशन विद ग्रेविटी का वेरिएशन विद हाइट। बाकी इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आ सकता अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी ढंग से है तो। अब बात करते हैं विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ कैसे करके करेंगे देख। मान लो ये मेरा अर्थ है, डेप्थ में चले गए हम, कितना डेप्थ में चलेगा देखो, अर्थ के अंदर गए, एच हाइट नहीं है, एच डेप्थ ही है, ठीक है। मास अर्थ का ले लेते हैं m, और रेडियस ले लेते हैं r, और सपोज h हाइट हम अंदर गए, और यहां पर अपने को बताना है कि एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी कितना होगा h हाइट के अंदर में। ओके, अब h हाइट के अंदर में फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? सही है गलत है, सोच के बोलो तो ये वाला, एक बार ढंग से देखो और सोच के बोलो सही है गलत है। gm/r - h का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पूरा अर्थ को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं यहाँ पे, और वो मास को ले लेते हैं यहाँ पे, बीच का डिस्टेंस हो गया r - h का होल स्क्वायर। बेटा गलत है। ग्रेविटेशनल फील्ड वाले वीडियो में बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड वाली वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम इसके अंदर घुसेंगे, ये मास हम m ले नहीं सकते, ये मास m से कम हो जाएगा, ये मास m से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये मास लेके अर्थ के अंदर घुस चुके हो। अर्थ के बाहर वाले जो भी शेल्स हैं, अर्थ के बाहर में जो भी शेल्स बनाएंगे, मतलब अर्थ के बाहर नहीं, इस पॉइंट के बाहर जो शेल्स होंगे, इस पॉइंट के बाहर जो शेल्स होंगे, उसका यहाँ पे फील्ड कितना आएगा, 0। एक शेल जो होता था, उसके अंदर पे किसी भी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू 0 होता था। याद करो अच्छे से प्लीज, बता रहा हूँ, फंस जाएंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये सारी बातें दोबारा आएंगे। शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, पोटेंशियल कितना होता था, gm/रेडियस माइनस, भूलना नहीं ये सारा वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंसेप्चुअली ध्यान से ये वाला मार्क मत करके आ जाना। खैर, तो ये आंसर गलत है, ये मत लिख देना। कैसे करके निकालना पड़ेगा अपने को, कैसे करके निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखो। विथ डेप्थ, अपने को तो पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू, हाँ ले से फॉर एग्जांपल बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर के ये रेडियस है, सपोज यहां से मैं h अंदर आया, सपोज, ठीक है हटाओ, इस h को हटाओ। अगर हम r डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है रे? मास है m, रेडियस है r, इस स्फीयर का स्फीयर है, मास है m, रेडियस r है। और अगर हम सेंटर से r डिस्टेंस पर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? याद है फॉर्मूला? याद रखना, नहीं याद है तो
gmx/r³। क्लियर? इसका वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऐसे जी लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो x होता है, ये जो r है, जो भी है, ये x है सपोज, ये कहां से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। पर हम डिस्कशन कर रहे हैं विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब सरफेस से अंदर की तरफ आएंगे। तो से फॉर एग्जांपल हम h अंदर आते हैं, तो x के बदले क्या पुट करें? x तो सेंटर से होता है ना, x के बदले पुट करेंगे r माइनस एच। पुट कर दिया, बस यही g का वैल्यू आया। अब ये g मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, g डैश एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अर्थ का ग्रेविटी, ये अर्थ का ग्रेविटेशन, ये अर्थ का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं है इस पॉइंट पे, g डैश। अच्छा, gm/r² को क्या g लिख दे? दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, gm/r² को g लिख लेते हैं, और r माइनस एच बाई आर को क्या लिख लो? देखो, r माइनस एच बाई आर को क्या लिख लो? 1 माइनस एच बाई आर। ये आया विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। अगर आप बहुत ध्यान से देखो और मेरे को बताओ, कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज किया क्या? इसको लाने के लिए कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? जस्ट 1 मिनट। इसको लाने के लिए कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आप ध्यान से देखो, कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट से निकाले हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला के लिए एक तो 5 टर्म मार लेना, और कोई भी कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, नो टर्म्स एंड नो वैलिडिटी। नो वैलिडिटी मतलब नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये हमेशा एप्लीकेबल है। इसका मतलब से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, अगर h का वैल्यू, h मतलब डेप्थ, सरफेस से अगर डेप्थ गया है वो रेडियस ऑफ द अर्थ बाय 10, बता दो g डैश का वैल्यू, डेप्थ है, ठीक है ना, तो कितना होगा बताओ? दूसरा, अगर डेप्थ है उसका, मैं d लिख दे रहा हूं, चलो देखने में सुंदर लग रहा है। अगर d वो चला गया r/2, तो g डैश का वैल्यू कितना होगा? अगर वो चला गया r, तो g डैश का वैल्यू कितना होगा? फटाफट बताओ। अगर r/10 पे गया, तीनों कैलकुलेशन करो और फिर आंसर निकाल लेना। आंसर निकालने से पहले एक और चीज अगर हम ध्यान से देखें, g1 माइनस एच बाई आर, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा? हमको पता है, हमें काम करते हैं, देखो g1 माइनस एच बाई आर है ना, ओरिजिन अगर हम उसको पकड़ लें, h को अगर 0 कर दें तो g आ जाएगा, और g घट के वहां पे r पे हो जाता है g, और h इक्वल्स टू, हाँ, अगर सपोज हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं आराम से, g डैश वर्सेस r। ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा पुट करके देख लो वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे h का वैल्यू, ये h डेप्थ है, ये कंफ्यूज नहीं होना, h डेप्थ है, तो अगर इस डेप्थ का वैल्यू मैं r कर दूं, डेप्थ का वैल्यू क्या कर दें? r के बराबर, तो g डैश का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो 0 पे ही यही है एक पहला कोऑर्डिनेट, लीनियर है। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे करके निकालेंगे? अगर ये h का वैल्यू 0 है, मतलब सेंटर पे चले गए, h, ये जो h है यहां से नहीं है, सेंटर पे चले गए, तो क्या हो जाएगा? 0 ले लिए तो, सॉरी, h का वैल्यू अगर r नहीं, ये क्या था, हाँ r ले लिए तो 0 आ गया, और अगर h का वैल्यू 0 है, मतलब सरफेस पे ही अगर है, तो आएगा g। तो इसको बोलते हैं h, और अगर हम यहीं पे रहे तो वैल्यू इज g। इसका मतलब ऐसे करके घट रहा है, तो g का वैल्यू है वो घटते घटते 0 हो गया, नहीं सॉरी, g का वैल्यू r पे जब हम थे तो, और जब r से r है, एक्चुअली बहुत अजीब है क्योंकि h यहां से लिया गया है, h यहां से लिया गया, इसलिए ग्राफ ऐसा करके आया है। पर आप टेंशन नहीं लेना, अगर ये डेप्थ का ग्राफ है ना तो ठीक ही है। अगर ये डेप्थ के साथ प्लॉट, इस पे तो मैं आता हूँ, एक मिनट होल्ड पे रहो। अगर ये डेप्थ का ग्राफ बनाया g डैश के साथ, तो डेप्थ जब r है तो g 0 है, और अगर डेप्थ 0 है तो ये g है, तो ये ग्राफ सही है, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, डेप्थ के साथ बनाया गया है इसलिए। सपोज ग्राफ ड्रॉ करता हूं,
ओरिजिन को पकड़ते हैं सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये ओरिजिन जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेयर। ध्यान सुन लेना, ये ओरिजिन क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेयर, और प्लॉट कर रहा हूँ जी डैश विथ आर, नहीं सॉरी जी डैश विथ, हाँ स्मॉल आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसा। और इसको ओरिजिन ट्रीट किया हुए, इसको ओरिजिन ट्रीट किया हुए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाऊंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा, ध्यान से बोलना। सेंटर से जब दूर जा रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, लीनियरली, ऐसा ग्राफ आएगा। कहां तक, आर तक। क्यों आ रहा है ऐसा, सबसे पहला तो आर लिया ना, आर सेंटर से लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, जी एम आर बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला रट के कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक ही बात है। तो आर के साथ लीनियरली वेरी करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर से जब लेते हैं यार, ये डेप्थ के साथ लिया था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान से, कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है, पुट करके निकाल लेंगे। डेप्थ के साथ जब ले रहे और जब आर के साथ लेंगे, आर इज फ्रॉम द सेंटर, तब देखना ग्राफ ऐसा करके आएगा। और इसके बाद कैसे वेरी करता है, इसके बाद सबको पता है, उसके बाद कैसे वेरी करेगा रे जी, उसके बाद जी होगा क्या था फॉर्मूला, जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 बाई एच का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके आएगा ग्राफ। अरे है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही ना, आप किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही पता कर लो कितना होता है ये वाले पॉइंट पे, जी एम बाई आर स्क्वायर, अगर ये आर है तो अपना यही होता है ना। तो यही एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी होगा, यही यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा यहाँ पे। ये h है ना, h सरफेस से लिया गया है, ठीक है। आप बस ये समझो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है। ये r सेंटर से लिया गया है, ये h सरफेस ऑफ अर्थ से लिया गया है। हाँ, थोड़ा मोड़ा अगर एडजस्ट करेंगे, हालांकि एडजस्ट करने में टाइम जाएगा अननेसेसरली, मैं करना नहीं चाहता। यहाँ पे r को, अरे एक ही बात है, देखो ये r क्या है, सेंटर से लिया गया ना, उस r को हम लिख सकते हैं r प्लस एच का होल स्क्वायर। यही r को बाहर निकाल के तो ये एक्सप्रेशन लिख देते थे, याद है कि भूल गया, अभी 5 मिनट पहले ही प्रूफ करा है। इसको काट के जी लिख देते थे, तो वही आ गया ना। तो ये और ये एक ही बात है। ग्राफ प्लॉट करने में आप किसका आपको दिमाग लगाना, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का ग्राफ प्लॉट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ प्लॉट करने में कंफर्टेबल हूं, तो वो कर सकता हूं। बस किसके अगेंस्ट क्या प्लॉट करना उसका ध्यान रखना, बस ये कहा, ये कहने का मतलब था। खैर वापस आते हैं, फटाफट देख, r/10 पे जी डैश पूछ रहा है, r/10 पे कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना, तो ये तो 9/10 हो जाएगा। r/2 पे, r/2 पे हो जाएगा g/2, r/2 1/2 g/2। अच्छा, r पे ये 1 0, देखो कम हो रहा है, जैसे जैसे अंदर घुस रहे हैं कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे अंदर घुसेंगे कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, सरफेस पे, उसके उस तरफ जाओ तो घटेगा, उसके इस तरफ आओ तो घटेगा। खैर ये बात हो गया विद डेप्थ। अब इसमें और कुछ फालतू क्वेश्चन कराने के लिए रहा नहीं ज्यादा, पर हाँ कंसेप्चुअल सब कुछ क्लैरिटी आपको ढंग से रहना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को रिलेट करना ढंग से आना चाहिए। लिख के प्रैक्टिस करो तो आप खुद से ही समझ पाएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा, ठीक है। ये था एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ। अब बात करते हैं फटाफट विथ रोटेशन। तीन चीज से हम वेरी कराते हैं, पहला हाइट से, दूसरा डेप्थ से, और तीसरा अर्थ के रोटेशन से। किसको वेरी कराते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तीन चीज से हम वेरी करा सकते हैं। तो तीसरा डिस्कशन करते हैं विथ रोटेशन, ये दूसरा था विथ डेप्थ, और ये तीसरा विथ रोटेशन। चलो फटाफट देखो, एक काम करता हूं, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, खुद से प्रूफ करने की कोशिश करो। प्रूफ तो मैं करूंगा ही हालांकि, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये थीटा एंगल पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। फाइंड जी डैश फॉर पर्सन ऑन अर्थ, अर्थ लिख रहा हूं, सारे प्लेनेट के लिए ट्रू है। फाइंड जी डैश फॉर पर्सन ऑन अर्थ, जी डैश मतलब जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, जी डैश जो बोलना है बोलो, उसके लिए निकालना है। एक बार ट्राई करो खुद से, फिर देखना बोर्ड की तरफ, खुद से एक बार ट्राई कर लो, फिर देखना बोर्ड की तरफ। ओमेगा से घूम रहा है, सब कुछ दे दिया ना, इसका मास ले लो m और रेडियस ले लो r, आदमी का मास ले लो छोटा m।
जी इफेक्टिव निकालना है, चलो ठीक है, चल देखते हैं। इस पे सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, हमको सबसे पहले ये समझो कि रोटेशन के चलते जी क्यों वेरी करेगा। इसका कहने का फिजिकल मतलब क्या है कि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ पे हम जो खड़े हैं हमको जी 9.8 लगेगा या 9.8 से थोड़ा कम लगेगा। आप लॉजिकली सोचो, सपोज फॉर एग्जांपल ये मार्कर दिख रहा होगा, ये ढक्कन दिख रहा होगा, फिक्स नहीं करते, सपोज इस ढक्कन को मैंने मार्कर पे ऐसे फिट किया पीछे, अब ये जो ढक्कन है अगर सपोज मार्कर को मैं घुमाऊं ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्पीड से, काफी स्पीड से घुमाऊं, तो मार्कर, सपोज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मार्कर के ऊपर में, यहाँ पर बैठ के देख रहा हूँ इस ढक्कन को, ऊपर में मार्कर के ऊपर में बैठ के देख रहा हूँ, ग्राउंड पे रह के नहीं, मार्कर के ऊपर में रह के। जब मार्कर के ऊपर मेरे के ढक्कन को देख रहा हूं तो इस ढक्कन को क्या क्या फोर्सेस मिलेगा। एक तो ढक्कन क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इस तरफ कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, और बाहर की तरफ कोई और फोर्स भी लग रहा होगा क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ना, उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर में क्या होगा, आदमी अगर अर्थ नहीं घूम रहा होता तो चुपचाप एमजी इधर लग जाता, चुपचाप एमजी इधर लग जाता, पर हो क्या रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो ये आदमी भी इस सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे करके, ये आदमी भी ये वाले सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जब एक ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, अर्थ पे ही खड़ा होकर देख रहा है उसको, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है ध्यान से समझो, ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं खड़ा है, सपोज ऑब्जर्वर जब यहाँ पे खड़ा है और उस व्यक्ति को देख रहा है, व्यक्ति मतलब इफ ही इज वाचिंग दैट पर्सन, then on that person there are two forces which is acting. Why? Because the observer is himself accelerated. Observer is in an accelerated frame of reference because Earth is rotating with omega. Therefore, certainly one force mg acts towards the center directly, and another force acts which is centrifugal force. अब तुम मेरे को बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, सोच के बताओ, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस आदमी पे कौन से डायरेक्शन में लगेगा, 2 कि 6, 6 मतलब अवे फ्रॉम द पर्सन, ऐसा करके या ऐसा करके या ऐसा करके, कैसा करके लगेगा, द आंसर इज 1 वाले डायरेक्शन में लगेगा। क्यों ऐसा लगेगा, क्यों, क्योंकि आदमी जिस सर्कल में घूम रहा होता है उस सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है ना। आदमी जिस सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस क्या है, ये इस सर्कल ऐसे करके घूम रहा है ना आदमी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे ऐसे लगेगा ना, उस सर्कल के रेडियली आउटवर्ड लगेगा। खैर लगेगा कितना, m, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहा हूं तो मास ऑफ द बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाना है, ओमेगा किसका लिखते हैं, हमको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r, m होता है मास ऑफ द पर्सन, ओमेगा ऑफ द पर्सन या ओमेगा ऑफ द ऑब्जर्वर, ये किसका ओमेगा होता है, ये किसका ओमेगा होता है, ये इस आदमी का ओमेगा नहीं है, ये उस ऑब्जर्वर का ओमेगा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। हाँ, ये ओमेगा किसका है, पर्सन का नहीं है, वो इस ऑब्जर्वर का है। सपोज मैं आपको कहता हूँ ऑब्जर्वर बाहर कहीं खड़ा है और वो अपना ही मस्त घूम रहा है ओमेगा डैश से, और ये आदमी रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इस व्यक्ति के लिए इसका जब आप एफबीटी बनाओगे ना तो बाहर की तरफ क्या बनाओगे, एक तो उस पर एमजी लग ही रहा है, नॉर्मल लगाना है तो लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सेंट्रीफ्यूगल मेनली का मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होगा, मास ऑफ द पर्सन इनटू ओमेगा डैश का स्क्वायर इनटू ये रेडियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो ओमेगा आता है वो किसका आता है, वो ऑब्जर्वर का आता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। जैसे स्यूडो फोर्स में जब स्यूडो फोर्स लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स लगाते हैं, वो एक्सेलरेशन किसका रहता है, ऑब्जर्वर का रहता है। मास इनटू जब स्यूडो फोर्स लगाते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन किसका रहता है, ऑब्जर्वर का। उसी तरह सेंट्रीफ्यूगल जब लगाएंगे ओमेगा ऑब्जर्वर का रहता है। खैर यहाँ पे तो ऑब्जर्वर अर्थ पे ही है तो ओमेगा ही हो जाएगा, अर्थ का जो ओमेगा वही इसका ओमेगा। और आर क्या लिखेंगे, उस सर्कल का जिसमें ये आदमी घूम रहा है, तो आर साइन थीटा। चलो बहुत टाइम पे हो गया, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये दो फोर्सेस है और कोई फोर्सेस नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल हटाओ। इस आदमी पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक mg और एक ये m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। अब ये तो अपने को क्या करना है, उसका एक इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है।
उसका, हाँ, सो अपने पास दो फोर्सेस है, एक है एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और दूसरा फोर्स है इस तरफ एम जी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यह वाला एंगल कितना है थीटा, यह एंगल है थीटा और यह वाला एंगल है 90 डिग्री। कैसे करके करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रूट अंडर जो एम जी डैश, एक जो नेट फोर्स आएगा उसको क्या लिख सकते हैं? ये डायरेक्ट एक काम करते हैं ना, सिर्फ एक्सेलरेशन का बात करते हैं, इसको जी कर लेते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, तो जो जी डैश निकालेंगे, जी इफेक्टिव क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये ओमेगा टू द पावर 4 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। अगर अर्थ का ओमेगा, प्रैक्टिकली ओमेगा का बात करें तो क्या करता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है? 24 आवर। सेकंड्स में चेंज करें तो इतना। ये ओमेगा बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है, इसलिए ओमेगा टू द पावर 4 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इसके कंपैरिजन में। ओमेगा टू द पावर 4 को इसके कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो गया 1 माइनस 10,000, या तो माइनस, इसको या तो आप लिख दो माइनस 10,000 या लिख दो माइनस 9999, ऑलमोस्ट एक ही बात है। ऊपर से रूट अंडर, तो ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। इसीलिए जो ओमेगा टू द पावर 4 वाला टर्म है, इसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं और जी को बाहर निकालते हैं जबरदस्ती। जब जी को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस 2 बाई जी ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा का पावर 1/2। ध्यान से देख, हमने यहाँ पे जी स्क्वायर कॉमन लिया तो जी नीचे चला जाएगा ना, हाँ, बाकी इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे। जो जी डैश आ रहा है वो क्या आ रहा है? जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस, अब ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर है, काफी छोटा है, इसलिए ये हाफ को अंदर घुसा। ओमेगा स्क्वायर काफी छोटा है इन कंपैरिजन टू जी, ये ओमेगा स्क्वायर के चलते काफी छोटा हो जाएगा। हाँ, देयरफॉर अगर वहां पे घुसाएंगे हाफ को तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। जी डैश का वैल्यू क्या आ रहा है? देख, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन करें, खत्म करते हैं। जी इक्वल टू जी, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो फॉर्मूला याद रख लेना अच्छे से। और ये भी एक चीज ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर पे हूं, इफ आई एम एट इक्वेटर, तो थीटा का वैल्यू कितना है? इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, जब 90 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? एट इक्वेटर, थोड़ा सा बस कुछ कुछ चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। एट इक्वेटर जी डैश आ रहा है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। लॉजिकल भी है, यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग जाएगा? डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम जी इधर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर पोल्स पे चले जाएंगे तो लॉजिकल है, पोल पे एकदम घूमेंगे ही नहीं गोल गोल, तो सिर्फ एम जी बचेगा। और पोल पे वैसे भी रहेंगे तो थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0 पुट करो तो जी डैश का वैल्यू आएगा जी। तो देयरफॉर जी इफेक्टिव डिक्रीजेस while coming from पोल टू इक्वेटर। जी का वैल्यू घटता है, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का वैल्यू घट जाता है। खैर, बेसिक डिस्कशन हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, ये सब क्लियर है ना? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ if on equator g effective should become 0। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ if on equator g effective becomes 0, has to become 0। फटाफट निकाल लो, मैं तब तक बोर्ड रब कर देता हूँ। फटाफट निकाल लो, तब तक कुछ कुछ और क्वेश्चंस करना है, एक दो क्वेश्चन अच्छा अच्छा कर लेना है and then we close। चलो देखो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इफ ऑन इक्वेटर जी इफेक्टिव इज 0। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। खैर, अपने को ओमेगा चाहिए ना, इक्वेटर पे जी इफेक्टिव 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब जी डैश इक्वल टू
इक्वेटर पे तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है, विच शुड बी इक्वल टू 0 एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। देयरफॉर ओमेगा कितना आ रहा है, रूट अंडर g बाई आर। ओमेगा यहां अगर पुट कर देंगे तो t का वैल्यू आएगा 2 पाई रूट अंडर r बाई जी। वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा वो होगा। हाँ, आप हीरो मत बना, आप आंसर पुट करके निकाल लेना। हालांकि आंसर पुट कर सकते हैं, उतना खराब आंसर तो नहीं आएगा। 2 पाई रूट अंडर, मेरा मुंह मत देखना, सॉल्व कर लो खुद से एक बार। ये कितना होता है 6400 किलोमीटर, जी होता है 10, काट दो 100, 2 पाई इंटू 80 इंटू 10 सेकेंड्स में आएगा, बाई 3600 आवर में आ जाएगा। आप इसको आवर के टर्म्स में बताओ। ऑफ कोर्स अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटा होता है, तो आवर्स में बताना इज मोर लॉजिकल। नहीं किया है तो आपने गलती किया है। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, और अगर आप सेकंड में आंसर देते, आपका नंबर काट दिया जाता। क्यों? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ किसमें होता है? 24 आवर्स बोलते हैं ना टाइम पीरियड। कभी सुना है 24 इंटू 3600 बोलते हुए? नहीं। टाइम पीरियड बोला गया है आपको। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। जब आप सॉल्व कर रहे हैं कॉपी पेन में, वहां घर बैठे, तो मैं देख नहीं पा रहा आप क्या कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपको आवर्स में ही आंसर देना था, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। तो 2 पाई इतना, खैर तो आसानी कैलकुलेशन है। ये दो कट गया, तो ये क्या आ रहा है 16 पाई बाई 36। 16 पाई बाई 36 यही निकालेंगे। 16 पाई बाई 36, 4 4 सा 4 9 सा 4 इंटू 3.14 बाई 9, 9 से काटो इसको, कितना 0.31, 9 3 सा 27, 44, 9 5 अप्रोक्सीमेटली उतना आ रहा है। ये कितना आ रहा है 70 140, 1.4 आवर्स। अच्छा आंसर है, खराब आंसर नहीं। 1.4 आवर्स आ जा रहा है इससे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि रोटेशन का कैसे करके करते हैं हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। खैर, अब हम कुछ और छोटा छोटा डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से, आई नो द क्लास इज गेटिंग बिट लेंथी, बट ठीक है, चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो है एनर्जी प्रॉब्लम्स ड्यू टू जी वेरिएशन। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। देख, आपको समझ में भी आ रहा होगा। सपोज r/2 के हाइट से मैं एक मास m को ड्रॉप करता हूं। यहां पे स्पीड बताना है, यहाँ पे कितना स्पीड होगा ये बताना है। पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट सॉल्व करो आप। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये है एक प्लैनेट जिसका मास है 16 m और रेडियस है 2 है। ये दूसरा प्लैनेट है, मास m और इसका रेडियस है a। इसके सरफेस से एक पार्टिकल को कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके, ध्यान सुनना, कितने मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि वो पार्टिकल जस्ट यहां पर पहुंच जाए, ये वाले प्लैनेट पे। v मिनिमम कितना होगा कि जस्ट वो पार्टिकल वहां पर में पहुंच जाए। 3 क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन। ये एक प्लैनेट है जिसका रेडियस इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 10। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 10 टू पावर -3 kg पर मीटर। लैम्डा क्या है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन। जो भी हटाओ, फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। लैम्डा इतना दिया हुआ है। ये डिस्टेंस इज r/5। बहुत ध्यान से देखना, ये उस प्लैनेट का रेडियस का 1/5 टाइम्स है। अर्थ का रेडियस का 1/5 टाइम्स नहीं है। उस प्लैनेट का रेडियस को r से डिनोट किया गया, re/10 है वो अलग, वो एक अलग बात।
ओके, मास डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। और हाँ, आपको बोला है फाइंड फोर्स नीडेड एट P टू होल्ड द चेन। फाइंड फोर्स नीडेड एट P टू होल्ड द चेन। एक बार मेरे को देख लेना सब ठीक ठाक चल रहा है ना। ठीक है सर। So find the force at P to hold the chain। क्वेश्चन मैं एक बार क्वेश्चन ये समझा दे रहा हूं, देखो ये प्लैनेट है जिसका रेडियस r है और इसका रेडियस इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 10। इसमें एक टनल डग किया गया, एक टनल या कुआं, टनल इज डग और उसका जो लेंथ है दैट इज r/5। ये रेडियस है r/5 तक की टनल डग किए हैं हम, डिग किए हैं हम। यहाँ पे एक पॉइंट P पे पकड़ के रखा है चेन को, एक चेन गिराया गया, उस चेन का जो लैम्डा है दैट इज 10⁻³ kg/मीटर। ये जो प्लैनेट है उसका रेडियस दे दिया है और उसका डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वाला क्वेश्चन जो कराया था डेंसिटी वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में, उससे कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा चीज आएगा जो बताऊंगा मैं आपको बाद में। फाइंड द फोर्स एट P टू होल्ड द चेन। बढ़िया सवाल, चलिए फटाफट डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशंस का। पहला, हाँ यहाँ से r/2 से यहाँ पे, अच्छा v का वैल्यू क्या है, √2gh का वैल्यू r/2। ये सही है कि गलत है, देख के बोल। अगर फ्री फॉल करा दे बॉडी तो फ्री फॉल करेगा कि नहीं करेगा? बॉडी तो श्योर शॉट फ्री फॉल करेगा r/2 के हाइट से। क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है √2gh? नहीं, क्यों? क्योंकि g वेरी कर जाएगा, r/2 से गिरा रहा है। ये r/2 क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ का बाई 2 है, ठीक है? तो इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्या करना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे करके करेंगे देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितना है, -gmm बाई -gm1m2 बाई r सेंटर से लेंगे, ध्यान रखना, -gm1m2 बाई r सेंटर से लेते हैं, सेंटर से कितना, r प्लस r/2 दैट इज 3r/2। टोटल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे लिखिए, काइनेटिक तो 0 है, तो दिस इज इक्वल्स टू, जब वो सरफेस पे पहुंचेगा उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ mv² माइनस gmm बाई r। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको अगर इधर लेके आ जाएंगे, एलसीएम इज, पहले mm काटो, LCM is 3r, this is -2 and this will be 3, so I guess it will be gm। guess कैसे किए? this should be equal to ½ v², 2 को इधर लेके चले जाएंगे और रूट लगा देंगे, so this is the answer, this is a v। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड, क्या u²/2g लगा दें? u²/2g लगा दे क्या? नहीं, खुद से देखना क्यों नहीं लगा सकते। 10 किलोमीटर जब फेंकेंगे u²/2g मारेंगे ना अगर 10, दिस इज 10,000 मीटर पर सेकंड, u²/20 जब ये करेंगे कितना आ रहा है, 10⁸8/20। किलोमीटर में अगर चेंज कर दें तो इतना 10⁵5/20, इतना किलोमीटर, कुछ ज्यादा किलोमीटर आ गया, बहुत ज्यादा आ गया ये तो। 5 × 10⁵ 5000 किलोमीटर तक चला जाएगा। 5000 किलोमीटर तक जाएगा तो लॉजिकली हमको समझ में आ रहा है कि 5000 किलोमीटर में तो जी वेरी कर जाएगा। ये सरफेस ऑफ अर्थ से 5000 जाएगा, ठीक है ना, तो वहां तक में तो गारंटीड जी वेरी कर जाएगा। जी तो 10% तक, जी एक्चुअली का जो वेरिएशन स्टार्ट होता है, देख जी का 2 फॉर्मूला बताया था, कंफ्यूज नहीं होना। जी का एक फॉर्मूला वैलिड था कहां तक, 640 किलोमीटर तक 10% तक, उसके ऊपर जी का वेरिएशन का दूसरा फॉर्मूला लगाते थे। पर जी तो जो दूसरा जो अप्रोक्सीमेशन बताया था, जी तो उसमें ही वेरी कर रहा है, जी तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में ही वेरी कर जाएगा एज पर द सेकंड फॉर्मूला। यहाँ तो 5000 किलोमीटर तक चला गया, जी वेरी कहां तक नहीं करता, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसा। इसलिए हम जो बेसिक मैकेनिक्स पढ़े थे, जिससे पहले पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्टाइल, उसमें जी का वेरिएशन था ही नहीं, इसलिए आसानी से कर पा रहे थे। पर यहाँ काफी हाइट तक चला जा रहा है, जी वेरी कर जाएगा। देयरफॉर आपको क्या यूज करना है, अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज जी विल वेरी। हाउ वी विल सॉल्व, ½ mv², v² तो कुछ ज्यादा ही,
वी स्क्वायर कितना है 10 का पावर 4 का स्क्वायर 10 का पावर 8 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। टॉप मोस्ट हाइट पे उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। टॉप मोस्ट हाइट वो जहां कहीं पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, सिर्फ पोटेंशियल बचेगा। तो वो कितना होगा माइनस जी बाई आर प्लस एच। इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, हालांकि थोड़ा सा गंदा आएगा, ट्राई करता हूं। जीएम बाई आर स्क्वायर तो 10 है और रेडियस कितना है, रेडियस नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 ले लेते हैं। चलो खैर अब सॉल्व कर लेगा तुम लोग कि मैं ही कर दूं? नहीं मैं नहीं करूंगा, खुद से कर लो प्राण, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इट्स नॉट टू बैड एन एक्सप्रेशन बट यू कैन ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है एक बार ट्राई कर लियो, छोड़ छोड़ मत देना मेरे भरोसे, किसी के भरोसे छोड़ो मत, इसको सॉल्व करो अच्छे से प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। देख क्वेश्चन 3 में क्या है, यहां से मिनिमम स्पीड पूछा है आपको सच दैट वो जस्ट प्लैनेट बी तक पहुंच जाए। बहुत लॉजिकली सोचो, यहां से जब मैं इसको रॉकेट जहां से इसको मारा, अब ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक समय पर में अगर आप ध्यान से देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जिसके बाद से इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करेगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इसके इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड का नेट डायरेक्शन इस तरफ है, इसके इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड का नेट डायरेक्शन इस तरफ है। फोर्स वाले वीडियो में ऐसा पॉइंट हमने निकालना सीखा था, फोर्स वाले वीडियो में। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, लेट अस से कि सेंटर से इसका डिस्टेंस है x, तो ये वाले पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है जहां फील्ड 0 है, तो ये वाला पॉइंट पे फील्ड कितना होगा इसके चलते g m by x square and that should be equal to g, इसका मतलब है ना, हाँ जी m by 10a minus x का होल स्क्वायर कितना आ रहा है देख, 4 into 10a minus x equal to x, 40a equal to 5x, x का वैल्यू आ रहा है 8a, x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 8a। इसका मतलब अगर मैं यहां से जो भी पार्टिकल को मारा वो यहां तक अगर पहुंच जाए जस्ट, तो इसके बाद तो यही खींच लेगा उसको, क्योंकि यहां तक में इसका ग्रेविटेशन फील्ड डोमिनेट कर रहा है तो वापस आ सकता है। यहां तक जस्ट पहुंच जाए तो रेस्ट पे आ जाएगा, यहां पे आके रुक जाएगा, ना ही आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा, अगर यहां तक जस्ट पहुंचा। तो मिनिमम स्पीड कह सकते हैं, यहां तक लाना है इसको, मिनिमम स्पीड के लिए क्या करना है यहां तक लेके आना है, इसके बाद फोर्स और मारेंगे तो निकल लेगा वो, बी तक पहुंच जाएगा आराम से। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक करेंगे, P से लेकर के Q। अब ध्यान से देखना, एनर्जी एट P क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, अगर आपने नहीं किया है और ये एक्सप्लेनेशन सुना है खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होता है बहुत लिखते टाइम, ढंग से एक बार खुद से ट्राई कर लो ईमानदारी से, फिर देखना। माइनस जी m1 m2 बाई आर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए और एम का, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बी और एम का भी है, वो कितना है माइनस जी m1 m2 बाई आर, ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना था 10a माइनस 2a, तो ये डिस्टेंस कितना है 8a, सही बोल रहा हूँ ना रे, अच्छा 10 और इधर 2 है तो वो डिस्टेंस 8a, हाँ इनिशियली 8a प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ओके दैट शुड बी इक्वल टू, जब यहां पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ पोटेंशियल बचेगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखेंगे, बड़े वाले मास के चलते माइनस जी m1 m2 बाई, उसका डिस्टेंस तो 8a आया था, और छोटा वाला के चलते कितना बचेगा, यहां से यहां 8a हो चुका है तो यहां से यहां 2a बचेगा, तो यहां लिखेंगे माइनस जी m बाई 2a। सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर ध्यान से देखो m तो कट जा रहा है हर जगह से, m बचा v स्क्वायर बाई 2, और उस तरफ अपन क्या करते हैं जी एम बाई ए को कॉमन ले लेते हैं, 2 से कट रहा है और भी कुछ कट रहा है 8 से, जी एम बाई ए को अगर कॉमन ले लें -2 -1/2
प्लस 1/8 प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, -4 -1 -1/4 16। तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है GM/A 11 + 1/4 GM/A 45/4। हाँ सही है, ऐसा ही कुछ आंसर था। तो 3/2 बाहर निकलेगा, रूट अंडर 5 GM/A, 9 5 45, 2 2 4, ठीक। ये आंसर है 3/2 रूट अंडर 5 GM/A, दिस इज द आंसर। इट इज अ गुड क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंथी है। हाँ, बस थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। चलो ये वाला क्वेश्चन मिलकर करते हैं साथ में, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख। वो क्वेश्चन कैसे करके करेंगे? तो ये क्वेश्चन में हमको समझ में आ रहा है कि हमको फोर्स बताना है। आपने वो वाला क्वेश्चन किया होगा ना कि हम लटकाते थे बॉडी को, ये मैं क्वेश्चन बताऊं कैसा करके है, डिट्टो। इसका एक वेरिएशन मैं आपको एनएलएम में दे सकता हूँ, उसका डिट्टो एक क्वेश्चन एनएलएम में ऐसा पूछा जाएगा तो कि एक रोप टंगा है जिसका लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा नॉट, और क्या कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लैम्डा नॉट एक्स वेयर एक्स इज लाइक दिस। मैं थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे, या पहले आसानी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखो पहले तो इसको मैं ये वेरिएशन करूंगा। पहले मैं कहता हूँ ये रोप है, मास m, लेंथ है l, ठीक है। यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ता है रे इसको रेस्ट पे रखने के लिए? सपोज पकड़ के रखा हूँ मैं अपना उंगली से, ऐसे करके पकड़ के रखा हूँ, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रेस्ट पे रखने के लिए? mg लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पकड़ के रखने के लिए, वरना गिर जाएगा। क्यों? m तो पता था इसीलिए। अब सपोज मैं आपको कहता हूँ m नहीं पता, ये पॉइंट से x डिस्टेंस पे जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज लैम्डा नॉट x, टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है l। अब ये फोर्स P कितना होगा कैसे बताएंगे? अब ये फोर्स P कितना होगा कैसे बताएंगे? सेम फोर्स वही लगेगा जो उसका वेट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। फोर्स कितना लगाएंगे? जितना वेट से वो नीचे जा रहा है उतना ऊपर में लगा देंगे तो रुक जाएगा। तो इसका वेट के लिए क्या करेंगे? टोटल मास इंटू जी, टोटल मास निकाल लेंगे। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे? देख, एक्स पे जाकर के dx का एक एलिमेंट लो, तो लैम्डा नॉट मतलब बेसिकली टोटल मास निकालना है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ। अरे बेसिकली हमको क्या करना है? डीएम का इंटीग्रेशन करना है। तो डीएम क्या होगा? लैम्डा डीएक्स, छोटा सा, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू दिया है आपको लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स, और एक्स वेरी करेगा 0 से लेकर के n, दैट इज लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2, दैट इज एल स्क्वायर बाय 2। ये मास आया, कितना फोर्स होगा? ये जो मास आया टोटल मास आया इसका, इतना टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय जी, तो लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। हाँ, इतना फोर्स अगर पकड़ के रखेंगे तो रोड नहीं गिरेगा। ये डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। देख, ये समझ में आया तो ये सोच सकते हैं एक बार। इसमें हम डायरेक्ट एमजी तो नहीं कर सकते, इसे हम डायरेक्ट एमजी तो नहीं कर सकते, क्यों? जी वेरी कर रहा है, जी वेरी कर रहा है, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। अब जी वेरी कर रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये लिंक समझ में आना चाहिए कि वेरिएशन ऑफ जी, व्हाट इज जी? जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको सेट करो दिमाग में। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। जी का ज्यादा कनेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड से ही आता है, अपने को ज्यादा फीलिंग, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी उसी से सॉल्व होगा। खैर, अब मेरे को पता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार देख ले क्या करेंगे। देखो कितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, जितना टोटल फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, जिस टोटल फोर्स से अर्थ नीचे खींच रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगाएंगे। तुमको निकालना क्या है कि अर्थ इस पे टोटल कितना फोर्स लगा रहा है, सिंपल। अर्थ उस पे कितना फोर्स अर्थ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो प्लैनेट है, ये जो भी प्लैनेट है, ये उस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। वो निकाल लेंगे तो उतना ही फोर्स हमको पी पे लगाना है। तो ध्यान से देख कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं कि कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, और ये एलिमेंट लेते हैं, ध्यान, यहाँ फिगर बना रहा हूं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज ये चेन है, ये टनल नहीं है, चेन ही इमेजिन कर लो। सपोज एक्स पे जा करके dx एलिमेंट लेते हैं और इस पे फोर्स बताना है। बता सकते हो आप? गारंटी बताओ कितना होगा? 100% बता सकते हैं कि उस dx एलिमेंट पे फोर्स कितना होगा। कितना होगा बताओ तो? कितना होगा? बस सोच के बताओ, ठीक से आपको बताना। आप मेरे को भरोसा है, बता सकते हैं, पर सोच के बताओ कितना होगा इस पे फोर्स।
फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास कितना है इसका? देख लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा dx हो गया इसका मास, और ये E क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। x डिस्टेंस पर में ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? gmx/r³। ये m और r किसका है? प्लैनेट का। खत्म। ये क्या आया? ये आया df, छोटा सा फोर्स जो ये प्लैनेट इस छोटे से मास पे लगा रहा है। मास इंटू ये ग्रेविटेशनल फील्ड gmx/r³। अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें? इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या टोटल फोर्स मिल जाएगा जो प्लैनेट लगा रहा है उस पर? बिल्कुल मिल जाएगा। और क्या वही फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। सो दैट इज द आंसर। अच्छा, जब इंटीग्रेट, अच्छा चलो इंटीग्रेट करते हैं। लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा बाहर निकाले, जीएम बाहर निकाले, r³ को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x dx। x dx का इंटीग्रेशन इज x²/2। और अच्छा, x का लिमिट कहां से कहां तक होगा ढंग से बोल। x हमने ऐसे करके लिया है, x, ये x कहां से कहां तक वेरी करेगा? ये x वेरी करेगा कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये r/5 है, तो ये 4r/5। फिगर देख के कंफ्यूज मत होना, बड़ा बना दिया मैं ये 4r/5 से लेकर के r। अरे यहां से लेकर के यहां तक वेरी करेगा ना, x ऐसे लिया है ना, x ऐसे सेंटर से लिया है, तो कहां से कहां तक? r/5 से लेकर के, सॉरी 4r/5 से लेकर के r। ठीक है। अब देखो लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁻³ ढंग से देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कुछ। जी को जी रहने दो। अच्छा, मास कितना होगा? मास प्लैनेट का दिया हुआ है। ओके, मास प्लैनेट का मैं थोड़ा फास्ट करता हूं। देखो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो अर्थ के बराबर दिया है, अर्थ का मास दिया हुआ है ना, अर्थ का मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेना भी नहीं है अपने को। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? 4/3 पाई r³। r दिया हुआ है क्या? अच्छा, तो ये हो जाएगा इतना। जी एम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही है, बाई r³ को क्या लिख दें? अभी कुछ कट्टम कुट्टी नहीं करेंगे हीरो की तरह, पहले पूरा कर लेते हैं फिर। अच्छा, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लिए। ये क्या आएगा? r² - 16r²/25। r² - 16r²/25 का मतलब 9r²/25। ठीक है। अब ध्यान से देखो, g इंटू रो ये अर्थ का है, और ये 4/3 पाई re³ ये क्या है? g, अगर ये बहुत ध्यान से देखो, ये 4/3 पाई था, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ अर्थ। अच्छा, अब gm/r², अपने को ये रेडियस ऑफ क्या है? अच्छा, ये भी रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ध्यान देना, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है। इस r² को भी चेंज कर लो। r² कितना है? re²/100। अगर आप एक भी स्टेप गलती करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला आपका, बस कैलकुलेशन करना है, ध्यान से देखो। तो ये हजारों काटो, ये क्या आ गया देखना, g 10⁻³ m/re²। एक एक्स्ट्रा re आ रहा है यहाँ पर में, re दिया हुआ है, अच्छा re दिया हुआ है, ओके, re, और यह है 9/50 100 re²। सही है ना? देखो छोड़ तो नहीं दिया। 10⁻³ gm/re³ लिख दिया, 9/50। ठीक है, इसको काट मत देना, ये gm/re² क्या है? 10। इसलिए ये स्टार्टिंग में कहा था कि gm/re² को सब्स्टिट्यूट कर देना। अच्छा, ये re इसको काटेगा एक re से, सही है ना? हाँ ठीक है। अब ये क्या आ रहा है देख, 10⁻² इंटू 9 इंटू ये re है 6 इंटू 10⁻6/50 इंटू 100।
तो दिस इज, इसको इसको रहने तो बाकी को एडजस्ट करो, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर -4, ये हो जाएगा 100, और 100 को ये काट देगा 2 से, so this is 108, so this is the answer. 108 न्यूटन is needed to hold this. आंसर यही था, 108 न्यूटन इज द आंसर. कैलकुलेशन देख लो, सही है. ये पूछा गया था. अब मेरे को लॉजिकली बताओ, क्वेश्चन टफ था कि आसान था? क्वेश्चन तो लॉजिकल है सब, सारा स्टेप अब देखो लॉजिकल है, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है. अब लॉजिकल बातें वहां बता ही नहीं सकते फोर्स, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज लेना ही पड़ेगा. इसलिए सारा वीडियोस जो है ढंग से देखना प्लीज, और को समझो. आप अगर अभी ढंग से, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर ढंग से समझ लिया आपका इलेक्ट्रोस्टैट बहुत स्मूथली जाएगा, बहुत स्मूथली जाएगा. इसलिए ऐसा क्वेश्चन डिट्टो इलेक्ट्रोस्टैट में रिपीट कर सकते हैं. खैर जो भी था, हमने ये पर्टिकुलर लेक्चर में वेरिएशन ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, को काफी ढंग से कवर कर पाए हैं. एंड देयर आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो व्हिच विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट. एंड द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट ऑफ सेटेलाइट. ठीक है, हरे कृष्ण.